जब मैं पैदा होता हूँ तो मैं रोता नहीं हूँ। मिया को लगता है कि उसके हाथों में एक बिल्कुल बात मानने वाला बच्चा है। हर दिन ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला पिलाने के बीच मेरा सबसे पसंदीदा काम छत को घूरना होता है। पहले तो मिया को लगता है कि उसका बच्चा बस शर्मीला और इंट्रोवर्ट है। उसे क्या पता मैं इसलिए अकेला महसूस करता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में एक सिस्टम इंटरफेस है जो मुझे लगातार इवॉल्व होने के लिए उकसाता रहता है। दूध की एक बोतल भरने के बाद इंटरफेस दिखाता है कि मेरा एनर्जी बार भर गया है, लेकिन फिर इंटरफेस पर एक नया अलर्ट चमकता है और मुझे अटेंशन में लाता है। पहला इवोल्यूशन अनलॉक हुआ। कृपया एक इवोल्यूशन पाथ चुने। 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, हर एक काफी अच्छा दिखता है और मैं सोच में पड़ जाता हूँ। ऑप्शन 1, तेजी से ग्रोथ। ये डेवलपमेंट स्पीड में 10% की बढ़ोतरी करता है, लेकिन ये मुझे उतना एक्साइटेड नहीं करता है। ऑप्शन 2 और 3 दोनों बेस स्टेट्स बढ़ाते हैं और ये तुरंत तय करना मुश्किल है कि कौन सा मेरे लिए ज्यादा सूट करता है। सिर्फ उनके नामों से ही ये साफ है कि वे 2 बहुत अलग रास्तों पर ले जाते हैं। पूरे 3 सेकंड तक परेशान रहने के बाद मैं अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता हूँ, जब मैं एक कंटेंट ब्लॉगर था और मेरे फॉलोअर्स हमेशा नए पोस्ट की मांग करते रहते थे। मैं रेगुलर सुबह 3 बजे तक जागता रहता था, जब तक कि मेरा शरीर थककर बिखर नहीं गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि एक मजबूत और हेल्दी शरीर ही हर चीज की नींव है। इसलिए मैंने अपना दिमाग इंटरफेस पर फोकस किया और इंसान और जानवर के विकास का रास्ता चुना। मेरा फिजिक स्टेट 2 पर पहुंच गया और मुझे तुरंत अपने शरीर में बदलाव महसूस हुए। मेरी सांसें गहरी और स्थिर हो गई, मेरा दिमाग तेज हो गया, नींद चली गई और फिर मेरा पेट पहले से कहीं ज्यादा जोर से गुर्राने लगा। लेकिन जो चीज मुझे सच में हैरान करती है वो है मेरी नजर। अब मैं कमरे में दूसरी तरफ एलईडी स्क्रीन पर चल रही न्यूज ब्रॉडकास्ट को साफ साफ देख सकता हूँ। मैं आंखें फाड़े स्क्रीन को देखता हूँ और बिना सोचे समझे अपनी छोटी मुट्ठी मुंह में डालकर खुशी खुशी चबाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं पूरी तरह से खो जाता हूँ, स्क्रीन काली हो जाती है। मियाँ ने उसे बंद कर दिया है। वो मेरे मुंह से मेरी लार वाली उंगलियां भी खींच लेती है। वो हैरान है, पक्का सिर्फ 1 हफ्ते का बच्चा असल में टीवी नहीं देख सकता। वो मुझे ध्यान से देखती है और देखती है कि मेरी आंखें बहुत ज्यादा तेज और अलर्ट है। वो मुझे उठाती है और स्क्रीन से दूर ले जाती है और कहती है, बच्चों के लिए टीवी नहीं, इससे तुम्हारी आंखों को नुकसान होगा। अंदर ही अंदर मैं चिल्ला रहा हूँ, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। मियाँ को उम्मीद है कि मना करने पर मैं फूट फूट कर रोऊंगा, लेकिन मैं बस मुंह बनाता हूँ। खुश होकर वह नीचे झुकती है और मेरे गाल पर एक जोर का किस करती है। मैं मुंह फेर लेता हूँ, कुछ बोल नहीं पाता। 17 साल की दिमागी उम्र के साथ मैं इस तरह के प्यार से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। लेकिन मियाँ मेरे मुंह फेरने को हिम्मत समझती है और भी एक्साइटेड हो जाती है। क्या मेरा बच्चा चाहता है कि मम्मी दूसरे गाल पर भी किस करे? और वो एक और किस करने लगती है। तभी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है। मैं अपना मुंह खोलती हूँ और 2 बार रोने की आवाज निकालती हूँ। फिर आराम से बैठ जाती हूँ और मियाँ के फॉर्मूला तैयार करने तक सब्र से इंतजार करती हूँ। पिछले कुछ दिनों में मियाँ और मैंने अपना एक अनकहा सिस्टम बना लिया है। बिना बोले रोने का मतलब है कि मुझे भूख लगी है। अगर मुझे डायपर बदलने की जरूरत होती है तो मैं अपना डायपर खींचते हुए रोती हूँ। एक बच्चा जो अपनी जरूरतें इतनी साफ साफ बता सकता है, बल्कि माँ के लिए जिंदगी भी बहुत आसान बना देता है। मियाँ बड़े प्यार से फॉर्मूला हिलाती है। काश कोको को पालना इतना आसान होता। उस नाम की आवाज सुनते ही मेरा गाल फड़कता है और मेरा चेहरा थोड़ा अकड़ जाता है। मियाँ मुस्कुराते हुए बोतल मेरे हाथों में थमा देती है। अच्छा, छोटी अपनी बहन का नाम सुनते ही ऐसा मुंह क्यों बनाता है? मैं कुछ नहीं कहती और निपल पकड़ लेती हूँ। बोतल कुछ ही देर में खाली हो जाती है, लेकिन मुझे अभी भी पेट भरा हुआ महसूस नहीं होता। मैं अपना मुंह थपथपाती हूँ और एक बार और रोती हूँ। एक ही बार में दूसरी बोतल खत्म करने के बाद ही मैं पेट भरा दूध वाला डकार लेती हूँ। जैसे जैसे मेरी भूख बढ़ती है, एनर्जी बार हर दिन 2% बढ़। तभी 7-8 साल की एक लड़की दरवाजे से उछलती हुई अंदर आती है। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म की स्कर्ट पूरी तरह से सिकुड़ी हुई है। उसके घुटनों तक के सफेद मोजे मिट्टी से सने हुए हैं और उसने छोटे लाल लेदर के जूते पहने हुए हैं जो हर कदम पर फर्श पर जोर से खटखट करते हैं। मियाँ उसे एक नजर देखती है और घूरती है। इस बार तुमने किस क्लासमेट से लड़ाई की? लड़की गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाती है। मैं आज बेहतर हो रही हूँ, मैंने 2 को हरा दिया। मियाँ किचन में वापस काम करने चली जाती है और पूरे समय अपनी बेटी को डांटती रहती है। कोको गुस्से में मुंह बनाती है लेकिन कुछ नहीं कहती। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर घूम रही है। फिर वह मुझे उसे घूरते हुए देखती है। मैं मुस्कुरा रहा हूँ, लेकिन यह ऐसी मुस्कान है जिसमें मजाक का हल्का सा एहसास होता है। वह हल्की सी हंसी हंसती है, अपने छोटे छोटे नुकीले दांत दिखाती है, फिर मुझ पर मुट्ठी हिलाती है, पीछे हटने की साफ चेतावनी। तभी मार्क्स अंदर आता है। वो मुझे उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मियाँ उस पर सिगरेट की महक से नाक सिकोड़ लेती है। कोई चारा ना होने पर वो अपनी आस्तीनें चढ़ाकर मदद करने के लिए किचन में चला जाता है। थोड़ी देर में पूरा परिवार डिनर के लिए एक साथ बैठ जाता है। खाना आधा हो जाने के बाद मार्क्स फ्रिज खोलता है और फ्रीजर में हाथ डालकर कुछ छोटी छोटी चीजें निकालता है जो कैंडी जैसी दिखती है। मुझे लगता है कि वे बिल्लियों के लिए ट्रीट है, लेकिन मार्क्स एक एक मियाँ के कटोरे में, कोको के कटोरे में, बिल्ली के बर्तन में और अपने कटोरे में डाल देता है। हर एक के लिए एक एक पीस। कोको विरोध में अपनी चॉपस्टिक पटक देती है। मैं वो नहीं खाऊंगी, इसका स्वाद बहुत खराब है। तुम्हें ये हफ्ते में 1 बार मिलता है और तुम शिकायत कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम इसके बिना ये लड़ाइयाँ जीत सकते हो।
कोको एक पल के लिए रुक जाती है। मार्क्स की बात सुनकर वो अपनी नाक सिकोड़ती है फटी हुई। फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे नीचे दबा देती है। मैं ये जानने के लिए मरी जा रही हूँ कि वो कैंडी जैसी चीज असल में क्या है। जब तक मैं बाद में मार्क्स और मिया को बात करते हुए नहीं सुनती, मुझे पता नहीं चलता कि इसे क्रिस्टल भी जेली कहते हैं। वे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो मुझे अभी पूरी तरह समझ नहीं आए हैं, और मैं अपने चेहरे पर हैरानी छिपाने के लिए अपनी बोतल ऊंची उठा लेती हूँ। ऐसा लगता है कि ये दुनिया मेरी सोच से कहीं ज्यादा राज रखती है। 1 महीना बीत जाता है। मैं एनर्जी बार को पूरा भरते हुए देखती हूँ और मेरे दूसरे इवोल्यूशन को ट्रिगर करती हूँ। फिर से 3 ऑप्शन। इस बार मैंने साई फॉर्म इवोल्यूशन का रास्ता चुना। जैसे ही मेरा मेंटल स्टेट 1 से बढ़ता है, मुझे लगता है कि मेरे आसपास समय धीमा हो गया है। नहीं, ज्यादा सही कहूं तो मेरी अपनी सोच अचानक तेज हो गई है। पिछले पूरे महीने की यादें मेरे दिमाग में बहुत तेजी से घूम रही है। मैं अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या अलग है। जब मिया मुझे उठाकर फर्श पर एक बड़ा लाल कपड़ा बिछाकर बिठाती है। कपड़ा हर तरह की छोटी चीजों से ढका होता है। परंपरा के अनुसार बच्चे के पहले महीने में ग्रैब सेरेमनी होती है। कहा जाता है कि बच्चा जिस चीज को भी पकड़ता है वह उसके भविष्य के करियर के बारे में बताती है। मैं कपड़े पर घुटनों के बल बैठ जाता हूँ, कुछ भी पकड़ने और काम खत्म करने के लिए तैयार। तभी अचानक सिस्टम इंटरफेस एक नया मॉड्यूल क्लास इंटरफेस एक्टिवेट करता है। जब मैं कपड़े पर रखी चीजों को देखता हूँ तो हर एक के ऊपर एक करियर लेबल तैरता हुआ दिखता है। सबसे पहले एक कीबोर्ड पैनल। इंटरफेस पर लिखा है कंटेंट ब्लॉगर, कम सैलरी, बर्नआउट का ज्यादा रिस्क, मौत, अपडेट मांगने वाले फॉलोअर से लगातार परेशानी। मैं कीबोर्ड को दूर धकेलता हूँ। ऑप्शन हर जगह हैं, उनमें से कुछ खतरनाक रूप से ज्यादा रिस्क वाले हैं। मैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक रेंगता हूँ, तब तक ढूंढता हूँ जब तक मेरी नजर 3 चीजों पर नहीं पड़ती। स्नाइपर, एक्सप्लोरर, स्ट्राइकर। जैसे ही 3 क्लास मेरे दिमाग में रजिस्टर होती है, मैं अपने इंसानी जानवर बनने के रास्ते के बारे में सोचता हूँ। सिर्फ स्ट्राइकर बनकर और कॉम्बैट आर्ट्स में मास्टरी हासिल करके ही मैं अपनी फिजिक गेन का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता हूँ। इसलिए मैं चारों पैरों पर बॉक्सिंग ग्लव तक जाता हूँ और उसे अपनी बाहों में खींच लेता हूँ। मैं एक चमकदार मुस्कान बिखेरता हूँ। क्लास इंटरफेस पॉपअप होता है। प्राइमरी क्लास स्ट्राइकर लोड हो गया है। क्लास इंटरफेस अभी खाली है, लेकिन अंदर से मैं एक्साइटमेंट से भरा हुआ हूँ। अब तक मेरे इवॉल्व होने का एकमात्र तरीका बहुत सारा खाना खाना था, लेकिन मैं इस बात से लिमिटेड हूँ कि एक बच्चे का पेट कितना खा सकता है, जिसका मतलब है कि हर महीने ज्यादा से ज्यादा एक इवॉल्वमेंट। अब क्लास इंटरफेस के साथ मैं इसके अलावा स्किल्स भी सीख सकता हूँ। एक ही समय में इवॉल्व हो सकता हूँ। सिर्फ ये सोचकर ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सेरेमनी के बाद मैं ये पता लगाना शुरू करता हूँ कि क्लास स्किल्स कैसे हासिल करूँ। स्ट्राइकर ट्रेनिंग तब तक इंतजार करना होगा जब तक मैं ठीक से दौड़ और कूद नहीं सकता। जहां तक क्लास इंटरफेस की बात है, वहां दिए गए बस्ट और एजिलिटी कोएफिशिएंट शायद तभी असरदार होते हैं जब वे एक सॉलिड फिजिक बेस पर बने हों। उन्हें काम करने के लिए उस फाउंडेशन की जरूरत होती है। किसी भी तरह अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपनी फिजिक को बूस्ट करना है, तो अगले महीने के लिए मैं खुद को पूरी तरह से दूध पीने के लिए डेडिकेट करूंगा। हर दिन या तो ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला की बोतल के बाद बोतल। जल्द ही जैसे जैसे एनर्जी बार चढ़ता गया, मैं अपने तीसरे इवोल्यूशन पर पहुंच गया। इस बार मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के ह्यूमन बीस्ट को चुना। एक बार जब मेरा शरीर काफी मजबूत हो जाएगा तो एक बच्चे के शरीर में बाघ जैसी ताकत होगी जो खुद की रक्षा कर सके और देखने में नुकसान न पहुंचाने वाला लगे। किसी को कभी शक नहीं होगा कि डायपर में रहने वाला बच्चा असल में हमलावर हो सकता है। अब जब मेरा शरीर 3 साल का हो गया है तो मुझे अपने पैरों में ताकत महसूस होती है। मैं दोनों हाथों से पालने की रेलिंग पर दबाता हूँ और धीरे धीरे खुद को सीधा खड़ा करता हूँ। ठीक उसी समय मिया बेडरूम में आती है। हे भगवान, बच्चा खुद ही खड़ा हो गया। वो हैरानी से चमक उठती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका 2 महीने का बच्चा खड़ा होना सीख गया है। कितना चालाक है। वो खुश होती है, मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है ताकि कहीं मैं गिर न जाऊं। मिया मुझे पकड़ने के लिए वहां होती है। मैं और भी जोर से धक्का देता हूं। बड़ा फैमिली बेड मेरी ट्रेनिंग की जगह बन जाता है। मैं बिना हाथों सिर्फ पैरों के खड़े होने की कोशिश करता हूं। मुश्किल से 1 दर्जन बार गिरने के बाद मैं सीधा खड़ा रह पाता हूं। लड़खड़ाता हूं लेकिन खड़ा रहता हूं। एक बार जब मेरा बैलेंस बन जाता है तो मैं एक कदम उठाने की कोशिश करता हूं। पहले तो मैं इसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता। हर कदम गिरने पर खत्म होता है, लेकिन हर बार जब मैं गद्दे पर गिरता हूं तो मैं एनर्जी से भरकर वापस लुढ़क जाता हूं। मिया साइड से देखती है। जब मैं काम कर रहा होता हूं तो प्यार से मुस्कुराती है। मैं थकान होने से पहले पूरे आधे घंटे तक काम करता रहता हूं। जब मेरा स्टेटस 45% तक गिर जाता है तो मैं गद्दे पर गिर जाता हूं और कुछ ही सेकंड में बेहोश हो जाता हूं। तीसरे इवोल्यूशन ने मेरे वोकल कॉर्ड्स को लगभग पूरी तरह से डेवलप कर दिया है। मैं आखिरकार बोलना सीख सकता हूं। ये क्या है बेबी? वकील। हाँ, सही है, बहुत स्मार्ट। उसने मुझे किसी टेस्ट के लिए नहीं ले जाया, लेकिन मुझे सब कुछ इतनी तेजी से सीखते देखकर उसके हाथों में कोई जीनियस है। मुझे पालना उसके लिए आसान और बहुत संतोषजनक दोनों है। यह सोचकर वह चुपचाप खुशी से भर जाती है। उसे क्या पता, जब वो मुझे स्टडी में लाती है तो मैं उससे भी ज्यादा खुश होता हूँ। बाहरी दुनिया तक सीमित पहुंच के साथ सेल्फ स्टडी ही एकमात्र तरीका है।
जिससे मैं अभी क्लास स्किल्स पर काम कर सकता हूँ। लेकिन फोन, कंप्यूटर और टीवी तक मेरी पहुंच पर मियाँ का कड़ा कंट्रोल है। अभी के लिए मेरा सबसे अच्छा ऑप्शन है कि मैं स्टडी में कोई काम की किताब ढूंढूं और वहीं से खुद को सिखाऊं। मैं स्टडी में खड़ा होता हूँ और बड़ी बड़ी ध्यान से शेल्फ को देखता हूँ। आखिर में मुझे एक ऐसी किताब दिख जाती है जो सही लगती है। मैं कॉम्बैट बेसिक्स मैनुअल की तरफ इशारा करता हूँ और धीरे धीरे एक एक शब्द कहता हूँ, किताब, किताब चाहिए, क्या तुम्हें यही किताब चाहिए? मियाँ को कोई अंदाजा नहीं है कि उसका बेटा कॉम्बैट मैनुअल क्यों चाहता है, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराते हुए उसे दे देती है। मैं उसे लेता हूँ और फाड़कर खोलता हूँ। पूरे फोकस के साथ पढ़ता हूँ। फंडामेंटल्स और टेक्निक ब्रेकडाउन से गुजरता हूँ। मुझे मटेरियल का अंदाजा होने लगता है। डायग्राम कॉपी करने लायक लगते हैं। मैं खुद से सिर हिलाता हूँ और इसे आजमाने का फैसला करता हूँ। हर पंच के साथ मैं मैनुअल पर वापस जाता हूँ और डिटेल्स ठीक करता हूँ। आधे घंटे तक ऐसा करने के बाद क्लास इंटरफेस में आखिरकार बदलाव दिखता है। बेसिक फिस्ट टेक्निक का बस 1 पॉइंट का एक्सपीरियंस, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। ये कंफर्म करता है कि सेल्फ हीलिंग सच में काम करता है। मैं जोश में तब तक मुक्के मारता रहता हूँ जब तक मेरा स्टेटस 35% तक गिर नहीं जाता। फिर सब कुछ अंधेरा हो जाता है और मैं कुछ ही सेकंड में बिस्तर पर बेहोश हो जाता हूँ। जब भूख मुझे फिर से जगाती है तो रात के 10 बज चुके होते हैं। आज बहुत ज्यादा जोर लगाने के बाद मैंने दूध की 3 पूरी बोतलें पी ली। तब जाके मुझे पेट भरकर डकार आई। पहले तो मियाँ मेरी बहुत ज्यादा भूख को एक अच्छा संकेत मानती है। एक हेल्दी बच्चा अच्छा खाता है, लेकिन जब 2 दिन से कम समय में फॉर्मूला का एक टिन खत्म हो जाता है तो उसे घर के बजट की चिंता होने लगती है। भले ही वे दोनों पब्लिक स्कूल में टीचर हैं और उनकी रेगुलर इनकम है, फिर भी ये उन पर दबाव डालने लगा है। मैं मियाँ को किचन में खुद से बड़बड़ाते हुए सुनता हूँ। वो एक्स्ट्रा क्लास घंटे कमाने और पैसे का दबाव कम करने के लिए वापस जाकर पढ़ाने की बात कर रही है। मैं नाटक करता हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन अंदर ही अंदर मैं चुपचाप हिसाब लगा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा खाना खाने का खर्च और बढ़ेगा। क्या होगा जब परिवार साथ नहीं दे पाएगा? मुझे और पैसे लाने का कोई तरीका निकालना होगा। माना कि 3 महीने से कम उम्र के बच्चे के लिए घर के खर्चों के बारे में सोचना थोड़ा जल्दी है, लेकिन मैं अभी इसे छोड़ दूंगा। शायद अगले महीने स्कूल जाने से कुछ आइडिया आ जाए। अगली शाम पूरा परिवार डिनर के लिए इकट्ठा होता है। मार्क्स अच्छी खबर लाता है। स्कूल ने उसे एक एडवांस्ड क्लास पढ़ाने के लिए ट्रांसफर कर दिया है। इस पोजीशन से उसकी इनकम काफी बढ़ जाएगी और उसके साथ उसके करियर के मौके भी। मार्क्स टेबल पर एक बियर खोलता है और मुस्कुराते हुए पीता है। ये सच में सबके लिए अच्छी खबर है। फिर मियाँ अनाउंस करती है कि वो घर पर पैसे का प्रेशर कम करने में मदद के लिए जल्दी स्कूल वापस जा रही है। मियाँ के रखे हुए घर के खर्चों के रिकॉर्ड देखने के बाद मार्क्स बिना मन के मान जाता है। फिर वो कहता है, मैं जियोलॉजिकल सर्वे ब्यूरो में भी एक एप्लीकेशन दूंगा। देखता हूँ कि क्या मैं इतना लकी होता हूँ कि इको रिल्म में एक और पास पा सकूं। इको रिल्म पास, ये दूसरी बार है जब मैंने ये शब्द सुने हैं। 3 महीने के बच्चे की तरह मुझे लगता है कि ये कहीं बहुत खतरनाक है। कोको मुंह लटकाए बैठी है, चुपचाप बड़ों की बातें सुन रही है। उसका टेक अवे उसका छोटा भाई बहुत ज्यादा खा लेता है और इसीलिए अब उसके पास पॉकेट मनी नहीं होगी। वो अपना सिर ऊपर उठाती है और मुझे घूरती है। इतना सारा दूध पीने का क्या मतलब है? तुम तो इससे वैसे भी पेशाब कर देते हो। कभी पानी पीने के बारे में सुना है? मैं कुछ न समझने का नाटक करता हूँ और बस अपनी सबसे खाली मुस्कान के साथ उसे देखकर मुस्कुराता हूँ। फिर मैं अपने मुंह के कोने से लार पोंछता हूँ। और तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम उसकी बुराई करो। मियाँ कोको गुस्से से देखती है। तुम हर खाने में अपनी प्लेट में सिर्फ मीट भरते हो। मैं तुमसे कहता रहता हूँ कि कुछ सब्जियां खाओ और तुम कभी सुनते ही नहीं। मुझे ताकत के लिए मीट चाहिए, वरना मैं एक पल के लिए 2 क्लासमेट्स को कैसे हरा सकता हूँ। पूरी टेबल पर हंगामा मच जाता है और किसी तरह इस अफरा तफरी से डिनर ज्यादा गर्म लगता है। 1 हफ्ते तक बेसिक बातें सीखने के बाद मुझे आखिरकार असली कॉम्बैट ट्रेनिंग का पहला अनुभव मिला। मेरा स्पैरिंग पार्टनर परिवार की बिल्ली पंपकिन है। जब से मैंने ट्रेनिंग शुरू की है, पंपकिन किनारे से देख रहा है। अजीब बात है, जब से मेरे दूसरे इवोल्यूशन में इंटेलिजेंस का पॉइंट जुड़ा है, मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूँ कि बिल्लियां अपनी म्याऊं में क्या कह रही है। पंपकिन ने मुझे कुछ बार देखकर म्याऊं की। मैं अच्छी तरह समझ गया वो स्पैरिंग करना चाहता है। मैं पोजीशन में आ गया। पंपकिन मेरे सामने सीधा खड़ा हो गया, मुझे घूर रहा था। एक लड़का, एक बिल्ली, साइज में एक जैसा, वजन में बराबर। मेरी आंखें लड़ने के जोश से जल रही थी। अगले ही पल पंपकिन ने छलांग लगाई, सीधे मेरी ओर झपटा। मैं अपनी जगह पर टिक नहीं पाया और मेरी पीठ के बल गिर गया। पंपकिन मेरे ऊपर खड़ा था, उसके दोनों अगले पंजे मेरी छाती पर दबाव डाल रहे थे। हम एक दूसरे को घूरते हैं। ये अजीब स्थिति आपसी है। कद्दू म्याऊं करता है। अनुवाद, आपको सच में लगता है कि ये काम करेगा? क्या आप अपनी रक्षा भी कर सकते हैं? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक स्ट्राइकर के रूप में मेरी पहली लड़ाई पूरी तरह से नॉकआउट में समाप्त होगी। उसके बाद मैं खुद को और भी अधिक ध्यान के साथ प्रशिक्षण में झोंक देता हूँ। जब तक मेरा चौथा विकास मेरे शरीर को फिर से बढ़ाता है, तब तक मैं साफ हुक फेंक सकता हूँ और उचित फुटवर्क के साथ सुचारू कॉम्बो को एक साथ जोड़ सकता हूँ। मैं फिर से कौशल पैनल की जांच करता हूँ। मुश्किल से 6 महीने के व्यक्ति के लिए मैं वास्तव में प्रगति से प्रसन्न हूँ। इस दर से मैं 1 साल का होने से पहले ही इस तरह का स्ट्राइकर बन जाऊंगा। अगर मैं आज मुट्ठी तकनीक के अनुभव को 100 तक ले जाता हूँ
तो कौशल के स्तर ऊपर जाने पर पुरस्कार मिलने चाहिए। मैं खुद को इसके लिए उत्सुक पाता हूँ। 3 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स। मैं बिना सोचे समझे तीनों को फिजिक में डाल देता हूँ। मैं बाहर से अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से थोड़ा ही लंबा दिखता हूँ, लेकिन कपड़ों के अंदर मेरी बॉडी सच में बनी हुई है। ज्यादा खाने से मेरा बॉडी फैट थोड़ा ज्यादा हो गया है और रोजाना की इंटेंस ट्रेनिंग से भी 6 पैक नहीं बना है, लेकिन मेरे अंदर की एनर्जी में पहले से ही एक इंसान जैसा एहसास है। अब मैं दोनों इवोल्यूशन पाथ की प्रोग्रेस देख सकता हूँ। LNO5 के फिजिक स्टेट के साथ मुझे लगता है कि 30% तक पहुंचने पर जुवेनाइल ह्यूमन बी स्टेज अनलॉक हो जाना चाहिए। आज की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मैं स्टडी के दरवाजे पर जाता हूँ और मिया को ऑनलाइन क्लास पढ़ाते हुए सुनता हूँ। वो पीच ब्लॉसम स्प्रिंग नाम का एक क्लासिकल टेक्स्ट कवर कर रही है। उसने खुद टेक्स्ट पढ़ना खत्म कर लिया है। वसंत की हवा पीच ग्रोव से गुजर रही है। वसंत की हवा पीच ग्रोव से गुजर रही है। सब कुछ शांत है, लेकिन पीच ब्लॉसम स्प्रिंग पुराने जमाने में शून्य के कुछ रिकॉर्ड किए गए एंट्रेंस में से एक था। इसकी असली जगह धरती पर नहीं है, ये कहीं बहुत दूर है। ये एक डायमेंशनल ब्रिज के जरिए पीच ग्रोव से जुड़ा था। पुराने जमाने के लोग कभी वापस नहीं आ सके, क्योंकि उन्होंने अभी तक डायमेंशनल ब्रिज को कंट्रोल करना नहीं सीखा था। आज नेशनल वॉइड एंट्रेंस नंबर 3 से कोई भी आसानी से पीच ब्लॉसम स्प्रिंग जा सकता है। मैं दरवाजे के फ्रेम से टिककर चुपचाप सुनता हूँ। तो यह शून्य है, लेकिन इकोरिलम असल में क्या है? डिनर के बाद मार्क्स मुझे एक साफ जवाब देता है। शून्य एक ऐसी जगह है जहां समय और जगह सब मिले हुए हैं। एक कदम आगे बढ़ने पर आप पूरी तरह से एक अलग दुनिया में पहुंच सकते हैं। बस कुछ सेकंड के लिए रुके और बाहर 100 साल बीत सकते हैं। इकोरिलम शून्य के अंदर एक खास चीज है। ये समय और जगह के एक खास हिस्से की कॉपी है। मान लीजिए आप घर पर एक दिन बिताते हैं। शून्य उस दिन को कई बार दोहराता है। कॉपी सिर्फ एक कॉपी है, लेकिन उसमें सब कुछ असली है। बाहर से लोग रिसोर्स इकट्ठा करने के लिए रास्तों से इकोरिलम में आते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो ये किसी गेम में डंजन चलाने जैसा है। मार्क्स बात खत्म करता है और देखता है कि मैं अभी भी सोच रहा हूं। क्या तुम सच में ये सब समझ रहे हो? मैं सीरियसली सिर हिलाता हूं, लेकिन अगले ही पल मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं रहता। डैड, अगर हम ही कॉपी हो तो? मार्क्स सच में हैरान दिखता है। उसके बेटे ने न सिर्फ उसकी बात समझी, बल्कि वो खुद भी डॉट्स कनेक्ट कर रहा है। मार्क्स हंसता है और समझाता है, कॉपी की हुई जिंदगी उसी पल खत्म हो जाती है जब वे अपने इकोरेलम से बाहर निकलती है। हमारी दुनिया के लोग खाली जगह में आजादी से घूम सकते हैं, इसलिए हम कॉपी नहीं हो सकते। थोड़ी देर बाद मार्क्स देखता है कि मैं अपनी रोज की ट्रेनिंग शुरू कर रहा हूँ। उसने कुछ देर पहले मुझे देखा था, कॉम्बैट मैनुअल पढ़ते हुए, हर टेक्निक को खुद से करते हुए। लेकिन आज जैसे ही वे जाने के लिए मुड़ा, मैंने जो कॉम्बिनेशन किया उसने मार्क्स को वही रोक दिया। वह वापस मुड़ा और मुझे घूरने लगा। डैड, क्या हुआ? मैंने उसके चेहरे पर अजीब सा भाव देखा और ट्रेनिंग रोककर पूछा। कुछ नहीं, मार्क्स ने कहा। उसकी मुस्कान थोड़ी सख्त थी। तुम टेक्निक बहुत तेजी से सीख रहे हो। फिर उसने सिर हिलाया जैसे कोई फैसला ले रहा हो। कल से तुम्हारी बहन के स्कूल से घर आने के बाद मैं तुम दोनों को एक साथ ट्रेनिंग दूंगा। मैं बहुत खुश हूँ। मार्क्स आखिर पेशे से पीए टीचर है। दूसरी ओर कोको उतनी उत्साहित नहीं दिख रही थी। अगली शाम मार्क्स ने कोको को एक फिटनेस रूटीन शुरू कराया, फिर अपना ध्यान मुझे कॉम्बैट टेक्निक सिखाने पर लगाया। ये देखकर कि मेरा फिस्ट वर्क पहले ही बेसिक्स से आगे निकल चुका है, उसने मुझे बेसिक्स किक्स सिखाए। उसने हर मूव को स्टेप बाय स्टेप समझाया। मैं उसके साथ चलता रहा, उसकी हर हरकत को कॉपी करता रहा। धीरे धीरे ये नेचुरल लगने लगा। फिर मेरे सामने एक नया इंटरफेस नोटिफिकेशन आता है। मैं पलके झपकाता हूँ, एक पल के लिए चौंक जाता हूँ। फिर मेरे अंदर बहुत एक्साइटमेंट की लहर दौड़ जाती है। आखिरी इंटरफेस मॉड्यूल आखिरकार अनलॉक हो गया है। मैं इसे टेस्ट करने के लिए तुरंत मिरर मोड एक्टिवेट करता हूँ। मेरी पुतलियां सिकुड़ जाती है। मेरी नजर एक पल में तेज हो जाती है। मेरी आंखें एक हाई डेफिनेशन कैमरे की तरह हो जाती है, जो मार्क्स के दिखाए हर मूव की हर डिटेल को कैप्चर करती है। देखती है, मिरर करती है। हर रिपीटिशन के साथ मेरी टेक्निक और साफ होती जाती है। मार्क्स को अपने बेटे में कुछ गड़बड़ नजर आने लगती है। कुछ देर पहले उसके बेटे को अभी भी करेक्शन की जरूरत थी, यहाँ वहां छोटे मोटे एडजस्टमेंट की। अब अचानक हर एक मूव एकदम सही है। अपने बहुत टैलेंटेड बेटे को देखकर मार्क्स धीरे से आह भरता है। जब उसने और मिया ने दूसरा बच्चा करने का फैसला किया तो उन्होंने बस एक शांत बच्चे की उम्मीद की थी। कोको जैसा बिल्कुल नहीं, इसके बजाय उन्हें एक प्रोडिजी मिला। 1 महीने में उसकी नजर पूरी तरह से डेवलप हो गई थी। वह खुद से रेंगने, खड़े होने, चलने लगा था। 2 महीने में वह बोलने लगा था। 3 महीने में दौड़ने, कूदने और खुद से लड़ने की टेक्निक सीखने लगा था। मार्कस नेशनल प्रोडिजी डेवलपमेंट एक्ट देखता है और माता पिता को दिए जाने वाले 10 मिलियन युआन के सपोर्ट ग्रांट को देखता है। उसका दिमाग घूमने लगता है। जब मुझे प्रोडिजी के तौर पर पहचाने जाने के लिए 10 मिलियन के ग्रांट के बारे में पता चलता है तो मैं मार्क्स पर तुरंत मुझे साइन अप करने के लिए जोर देता हूँ। हम ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं, लेकिन आखिर में क्योंकि मैं 2 साल की मिनिमम उम्र तक नहीं पहुंचा हूँ, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। मार्क्स मुझसे कहता है कि इसके बारे में टेंशन मत लो, एक नेशनल लेवल के प्रोग्राम के ऊंचे स्टैंडर्ड होते हैं। अगर हम क्वालिफाई नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसे मानने से मना कर देता हूँ। मैंने मार्क्स से स्टडी मटेरियल के 5 टैब डाउनलोड करवाए और घर पर अपने दिन एक्स और मिरर मोड में बिताता हूँ।
मेरे पास जो कुछ भी है उसके साथ ये सब उस 10 मिलियन ग्रांट के लिए उस शाम वीकली सप्लीमेंट का समय आता है। मियाँ फ्रिज से क्रिस्टल बी जेली के 4 पीस निकालती है। जैसे ही वह उन्हें देने के लिए तैयार होती है, मैं बोल पड़ता हूँ, माँ क्या मैं उसमें से थोड़ा ले सकता हूँ? शायद इसलिए क्योंकि मेरे सारे दांत निकल आए हैं और मैं मछली और मीट ठीक से खा रहा हूँ। मियाँ मुझे अपना एक पीस देती है। वह चीज सच में उतनी ही खराब है जितनी कोको ने बताई थी। मियाँ एक छोटा पीस काटती है और उसे गर्म पानी में घोल देती है और जो गंध आती है वो बिल्कुल अलग होती है। लेकिन एवोल्यूशन के लिए मैं खुद को चुरा लेता हूँ। चेहरा जमाकर, सांस रोककर मैं उसे कड़वी दवा की तरह पी जाता हूँ। जब वो पूरी तरह से पी जाता है तभी मैं दोबारा सांस लेने की हिम्मत करता हूँ। पहले तो कीड़े की गंध मेरे मुंह में फैलती है और मुझे लगभग उल्टी आ जाती है। फिर मेरे गले से गर्माहट की एक लहर बहती है और ये बहुत अच्छा लगता है। इंटरफेस मुझे एनर्जी बार बढ़ने के बारे में अलर्ट करता है और नंबर मुझे चौंका देता है। क्रिस्टल बी जेली का एक पूरा टुकड़ा 10 ग्राम का होता है। मैंने 1 ग्राम से भी कम लिया है और एनर्जी बार 2% बढ़ जाता है। 1 ग्राम पूरे दिन के फॉर्मूले के बराबर है। शून्य से खाना सच में कुछ और ही होता है। अगले 2 हफ्तों में मैं पूरी तरह से किक और फुटवर्क पर फोकस करता हूँ। मिरर मोड के साथ मेरी किक टेक्निक और फुटवर्क लेवल 1 तक चलने पर दोनों लेवल अप मिलकर मुझे 6 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट देते हैं। इस बार मैं उन सभी को फिजिक में नहीं डालता। मिरर मोड पर टैलेंट इंटरफेस में नोट देखने पर यह कहता है कि बेहतर मिररिंग रिजल्ट के लिए मेंटल पावर बढ़ानी होगी। इसलिए मैं इंटरफेस खोलता हूं और सभी 6 पॉइंट मेंटल में डालता हूं। यह एहसास तुरंत होता है जैसे मेरे सिर पर हड्डियों तक ठंडा बर्फ का पानी डाल दिया गया हो। मेरा स्कैल्प सुन्न हो जाता है। मेरे माथे की नसें फूल जाती है। मेरा दिमाग ऐसा लगता है जैसे उसे चीर दिया गया हो। लेकिन जब मैं फिर से अपनी आंखें खोलता हूं तो पूरी दुनिया ज्यादा साफ दिखती है। मैं एक परीक्षण की तरह मिरर मोड सक्रिय करता हूं। मैं मास्टर जिंजर की म्याऊं की नकल करना शुरू करता हूं। मास्टर जिंजर अपना सिर झुकाता है। मैं भी उसी आवाज को वापस दोहराता हूं। उसका गोल मटोल चेहरा उतर जाता है। वह रूप सब कह देता है। ये 2 पैरों वाला प्राणी मेरी कॉल की नकल कर रहा है और ये बेहद अप्रभावी है। वह मुड़ता है और चला जाता है, लेकिन तभी मेरे इंटरफेस में पाठ की एक पंक्ति दिखाई देती है। मिरर मोड को सक्रिय करने और मास्टर जिंजर की कुछ कॉल की नकल करने के बाद मैंने किसी तरह बिल्ली की भाषा को अनलॉक कर लिया है। मास्टर जिंजर के साथ आधे घंटे तक आगे पीछे करने के बाद जानवर की जीभ बिल्ली के समान कौशल में 2 अंक की एक्सपी मिलती है। समस्या ये है कि मास्टर जिंजर एक महान शिक्षक नहीं है। मुझे हैरानी है कि अगर मैं बेसिक साई फार्म को पूरी तरह से डेवलप कर लूं तो क्या मैं सीधे विचार भेजने की काबिलियत हासिल कर लूंगा? तो अपनी रोज की ट्रेनिंग के साथ साथ अब मेरा एक शौक है बिल्लियों से बातें करना। समय तेजी से बीत रहा है और गर्मियां आ रही है। स्प्रिंग फ्लू का प्रकोप कम हो गया है। हर जगह पेरेंट्स ने राहत की सांस ली है। जिन दिनों मियाँ की ऑनलाइन क्लास नहीं होती वह मुझे स्ट्रॉलर में पड़ोस में घुमाती है। उसे उम्मीद है कि मैं हर दिन घर पर बिल्लियों से बात करने के बजाय अपनी उम्र के बच्चों के साथ कुछ सोशल टाइम बिता पाऊंगा। उसे चिंता होने लगी है। मैं स्ट्रॉलर में बैठता हूँ और चुपचाप दूसरे बच्चों को उनके अपने स्ट्रॉलर में देखता हूँ। तभी एक छोटी लड़की अचानक फूट फूट कर रोने लगती है। एक लड़का भी उसके पीछे आता है, उतनी ही जोर से रोता है। वजह जो भी हो, मुझे वे बहुत शोर मचाते हुए लगते हैं। कुछ माएँ मुझे चुपचाप बैठे हुए देखती है। कोई रोना नहीं, कोई हंगामा नहीं, यहाँ तक कि अपनी उंगलियां भी नहीं चबा रहा। वे मियाँ की तारीफ करती है। तुम्हारा बच्चा कितना अच्छा बिहेवियर करता है, कितना समझदार है। अगर मेरा बच्चा भी ऐसा होता तो मैं हर रात मुस्कुराते हुए सो जाता। मियाँ मुस्कुराती है। हर माता पिता को अपने बच्चे की तारीफ सुनना अच्छा लगता है। उसने मुझसे कहा था कि बाहर चुपचाप रहना और कुछ ना बोलना, नहीं तो रिएक्शन और भी ज्यादा हो सकता था। तभी एक माँ बोल पड़ती है, इस बच्चे की आंखें बहुत तेज लग रही है। क्या तुमने उसकी इंटेलिजेंस टेस्ट करवाई है? वो एक प्रोडिजी हो सकता है। तुम बिल्कुल जानते हो, मैंने पढ़ा है कि कई प्रोडिजी 1 या 2 साल की उम्र में ही लक्षण दिखाने लगते हैं। यह सुनकर मियाँ घबराकर उन्हें दूर भगा देती है। वो अभी सोच ही रही होती है कि क्या कहे, तभी एक माँ स्ट्रॉलर के पास आती है। वो उंगली उठाकर एक चमकदार मुस्कान के साथ पूछती है, यह कितने का है? सही जवाब दो और आंटी तुम्हें कैंडी देंगी। सब मेरे जवाब का इंतजार करते हैं। आखिर मुश्किल से 6 महीने के बच्चे का सवाल समझना और कुछ शब्द भी कहना ही उसकी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस का सबूत होगा। मैं उत्सुक भीड़ को पूरी तरह से नजरअंदाज करता हूँ और अपना चेहरा फूलों की क्यारी के पास बैठी एक आवारा बिल्ली की तरफ घुमाता हूँ। उत्साहित होकर मैं उसे आवाज देता हूँ। माँ की नजरें एक साथ निराशा में घूरती है। दूसरी ओर मियाँ शांत राहत के साथ सांस छोड़ती है। आवारा बिल्ली आवाज सुनकर अपना सिर घुमाती है। उसे कुछ भी दिलचस्प नहीं लगता और भाग जाती है। फिर भी इस मोहल्ले में आवारा बिल्लियों की कोई कमी नहीं है। अगली बार जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं बातचीत शुरू करूंगा और कुछ 20 टंग एक्सपी हासिल करूंगा। जब से मैंने वे 6 मेंटल पॉइंट्स जोड़े हैं, अब मैं पूरी तरह से वीडियो ट्यूटोरियल से सीख सकता हूं और बाकी लड़ाई की तकनीकें खुद सीख सकता हूं। स्ट्राइकर क्लास को लेवल अप करने के लिए सिर्फ 21% ज्यादा एक्सपी की जरूरत है। मुझे उत्साह का एहसास होता है। मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि अगला लेवल क्या इनाम और असर लाता है। आने वाले दिनों में मैं दिन में 3 ट्रेनिंग सेशन करता हूँ और लगातार इंटरफेस नंबर देखता हूँ। 2 हफ्ते बाद दिल की धड़कन तेज होने पर मैं क्लास इंटरफेस खोलता हूँ।
प्रॉम्प्ट पूछता है कि क्या मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ चुनता हूँ। जब इंटरफेस वापस फोकस में आता है तो इस फर्स्ट क्लास लेवल अप से मिलने वाले रिवॉर्ड मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं। स्ट्राइकर स्पेशलाइजेशन वीक पॉइंट स्ट्राइक का डिस्क्रिप्शन पढ़कर मुझे उम्मीद से अपनी उंगलियां फड़कती हुई महसूस होती है। मुझे लगता है कि अब पंपकिन के खिलाफ मेरे पास बराबर का मौका है। मैं सभी 10 रिवॉर्ड एट्रीब्यूट पॉइंट्स एलोकेट करता हूँ। पहले मुझे अंदर से पावर का एक झोंका महसूस होता है, फिर मेरी बाहें साफ तौर पर मोटी हो जाती है। जरा सा भी फ्लेक्स होने पर बाइसेप्स पॉप हो जाते हैं। मेरा दिमाग साफ हो जाता है, सब कुछ शार्प हो जाता है। महीनों की ट्रेनिंग और पढ़ाई एकदम सही तरीके से होती है। इतनी अच्छी हालत में मुझे पंपकिन को ढूंढकर हिसाब बराबर करना पड़ता है, लेकिन पंपकिन बस जम्हाई लेता है। टोन वेलकमिंग से कम है। मैं वहीं खड़ा रहता हूँ और एक अजीब सी मुस्कान देता हूँ। पंपकिन, चलो स्पार करते हैं। कद्दू थोड़ा हिलता है, उसके मुंह का कोना एक ठंडी मुस्कान की तरह मुड़ जाता है। मुझे एक बुरा एहसास होता है, क्या ये बिल्ली जागने से चिड़चिड़ी है? अगले ही पल कद्दू चीखता है और धुंधलेपन में गायब हो जाता है। यह सीधे मेरे पैरों से निकलता है। कद्दू को साफ उम्मीद है कि यह लड़ाई भी पिछली लड़ाई की तरह जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं कुछ महीने पहले वाला बेबस बच्चा नहीं हूँ। जब यह टकराता है तो मैं इसके साथ लुढ़कता हूँ। साफ और कंट्रोल में मैं असर झेलता हूँ, स्थिर होकर उतरता हूँ और हमारे बीच की दूरी बढ़ाता हूँ। कद्दू पल के झपकाता है, उसकी अंबर आंखें हैरानी से भर जाती है। मैं अपने पैरों को सही पोजीशन में लड़खड़ाता हूँ, अपने चेहरे को बचाने के लिए मुट्ठियां ऊपर उठाता हूँ। मैं सांता की किक बॉक्सिंग वाली पोजीशन लेता हूँ। चलो चलते रहते हैं। कद्दू फिर से धुंधला हो जाता है। हमला फिर होता है। म्याऊं की बौछार इस बार पूरी स्पीड से, पंजे पीछे हटे हुए, अपने मुलायम पंजों को मुट्ठियों की तरह इस्तेमाल करते हुए। ये लगातार हमला करता है। मैं उसका सामना सीधे नहीं करता। इसके बजाय मैं अपने पैरों पर काम करता हूँ, चक्कर लगाता हूँ और मौके का इंतजार करता हूँ। पंपकिन की स्पीड बहुत ज्यादा है। ऊपर से देखने पर वह पूरी तरह से कंट्रोल में दिखता है, लेकिन जैसे ही वो एक जोरदार झपट्टे से लड़ाई खत्म करने के लिए हवा में उछलता है, मैं वीक पॉइंट स्ट्राइक एक्टिवेट करता हूँ। वह सीधे पंपकिन के पेट के नीचे लगता है। मेरा पैर लगभग वहां पहुंच ही जाता है कि पंपकिन हवा में मुड़ता है और दिशा बदलने के लिए मजबूर करता है। वह हमारे बगल वाले सोफे पर गिर जाता है। वह अपना सिर हिलाता है, उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जाती है। 2 पैरों वाले जीव ने सच में उसे पीछे धकेल दिया। मैं उसके बगल वाले सोफे पर गिर जाता हूँ, जोर जोर से सांस ले रहा हूँ। लड़ाई कुछ ही मिनटों तक चली, लेकिन पूरे समय मैंने जितना फोकस रखा उसने मुझे पूरी तरह से थका दिया। मैंने इंटरफेस पर एक्सपी गेन चेक किया। वो लड़ाई पूरे 1 घंटे की कड़ी ट्रेनिंग के लायक थी। मैं उम्मीद भरी नजरों से पंपकिन की ओर मुड़ता हूँ। तो क्या हम यह फिर कभी कर सकते हैं? जैसे मेरी काबिलियत को पहचानते हुए पंपकिन का व्यवहार काफी नरम पड़ जाता है। जवाब में उसने धीरे से म्याऊं की। मैं कद्दू के पास दौड़कर गया और धन्यवाद देने के लिए सम्मानपूर्वक अपने हाथ जोड़ लिए। समय उड़ गया। जब मैं 9 महीने का हुआ तब तक मैं 87 सेंटीमीटर लंबा हो गया, जो एक औसत 2 साल के बच्चे के आकार का था। शारीरिक क्षमता के मामले में मैंने बहुत पहले ही किशोरावस्था का मानक पार कर लिया था। इस दुनिया में माता पिता बच्चों के विकास को बहुत महत्व देते हैं और क्रिस्टल बी जेली उपलब्ध होने के साथ कई बच्चे उल्लेखनीय गति से विकसित होते हैं। 1 साल का बच्चा जो चलता है, यहाँ कोई असामान्य बात नहीं है। एक दिन मैं कोको के लिए स्पार्कलिंग पानी का 1 कैन ले गया। उसने मुझे आते देखा और तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ ली। तुम्हें क्या चाहिए? ये तुम्हारे लिए है। मैं कैन आगे बढ़ाता हूँ। क्या तुम मेरे स्पेयरिंग पार्टनर बनोगे? कोको मुझे घूरती है। उसे यकीन है कि उसने गलत सुना है। यह तो बस टूट जाने को कह रहा है, लेकिन उन विनती करती छोटी आंखों को देखकर उसके अंदर कुछ हलचल होती है और उसकी मुट्ठियां खुजलाने लगती है। 1 मिनट की बातचीत के बाद हम दोनों ने बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। कोको ने एक शैतानी मुस्कान के साथ अपनी उंगलियां चटकाई। हम मान गए, अगर मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई तो रोना नहीं और माँ को बिल्कुल नहीं बताना। समझ गया? मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा। मैं अपना बायां पैर आगे करके धक्का देता हूँ। पहले तो कोको मुझे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती। वो मुझे पीछे धकेलने के लिए एक किक मारती है, लेकिन मैं जल्दी से साइड में हट जाता हूँ और उसे साफ चकमा दे देता हूँ। उसी पल मैं उसका पैर पकड़ता हूँ, अपना वजन आगे की ओर डालता हूँ और अपना सिर जोर से उसके पेट में मार देता हूँ। उफ! कोको का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बिस्तर पर गिर जाती है। वो वापस उठती है और मुझे बड़ी बड़ी आंखों से देखती है। गिरने से उसे ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन उसके दिमाग को बहुत बड़ा सदमा लगा। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। ये बच्चा अभी तो पूरे 1 साल भी नहीं जिया है ना? वो बहुत सोचती है, कोई सही वजह ढूंढने की कोशिश करती है। उसे जल्दी ही बात समझ आ जाती है। मम्मी उसे हॉस्पिटल से घर लाई थी। असल में किसी ने जन्म नहीं देखा था। नतीजा सिर्फ एक ही है। वो घूम जाती है, बेडरूम से बाहर निकलती है और जोर से चिल्लाती है, मम्मी आपको धोखा मिला है, वो आपका असली बेटा नहीं है। लिविंग रूम में कोको मिया को ढूंढते हुए इधर उधर भागती है। मम्मी मम्मी आपको धोखा मिला है, वो आपका नहीं है। वो एक एलियन जीव है जिसे धरती को खत्म करने के लिए भेजा गया है। मैं दरवाजे पर एक चमकदार मुस्कान के साथ खड़ी हूँ। जो कुछ हो रहा है उसका पूरा मजा ले रही हूँ। और हाँ, 5 मिनट बाद मिया अपनी ऑनलाइन क्लास खत्म करती है। सबसे पहले वो कोको का कान पकड़ती है और उसे जोर से डांटती है, अगर तुमने फिर कभी इस तरह का शोर मचाया और मेरी क्लास में खलल डाला तो डिनर में तुम्हारे लिए मीट नहीं बचेगा।
कोको अपना कान रगड़ती है। उसकी आंखों में दुख भरा गुस्सा है। मम्मी का हाल फिल्मों के उन साइड कैरेक्टर्स जैसा होने वाला है जो कभी हीरो पर विश्वास नहीं करते और आखिर में एलियन जीव उन्हें खा जाता है। एक बार जब मिया को पता चल जाता है कि असल में क्या हुआ था, तो वे मार्कस के वापस आते ही उसे बताती है और इस तरह कोको और मेरा दूसरा राउंड शुरू होता है। इस बार कोको अपनी पूरी ताकत से मुझ पर टूट पड़ती है, अपने सामने खड़े एलियन जीव को बेनकाब करने का पक्का इरादा करके। मैं शांत रहता हूँ, हर चाल को समझता हूँ और सफाई से जवाब देता हूँ। मैं उसकी टेक्निक में कमियां ढूंढता हूँ। इस तरह की हाई इंटेंसिटी स्पैरिंग एक्सपी को बहुत तेजी से कम करती है और स्टडी मटेरियल के 5 टैब पढ़ने के बाद मैं खुद को एक अनुभवी स्ट्राइकर की तरह पेश करता हूँ। बचना, ब्लॉक करना, जवाब देना, यहाँ तक कि विरोधी की लय को बिगाड़ना, ये सब अब मेरे लिए दूसरी आदत बन गई है। दूसरी ओर कोको ने कुछ सालों तक लड़ाई की ट्रेनिंग ली है, लेकिन गहराई से पढ़ने की उसकी अनिच्छा ने उसकी टेक्निक को थोड़ा कच्चा बना दिया है। जैसे ही मैं उसे किक मारने के लिए ज्यादा मेहनत करते हुए और खुद को खुला छोड़ते हुए देखता हूँ, मैं नीचे की ओर दौड़ता हूँ और एक साफ लेग स्वीप टेक डाउन करता हूँ। कमजोर पॉइंट स्ट्राइक बोनस के बाद कालीन भी उसे नहीं बचा पाता। कोको जमीन पर गिरती है, दर्द से कराहती है, वो वहीं पड़ी हाफती है, छत को खाली आंखों से देखती है। सब खत्म हो गया। वो सांस लेती है। एलियन जीव धरती पर कब्जा करने वाला है। मेरे सुधार की रफ्तार एक बार फिर मार्क्स की उम्मीदों से ज्यादा है। ऐसा लगता है कि मैं प्रोडाइजी सिलेक्शन प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करने के बहुत करीब पहुंच रही हूँ। मार्क्स जश्न मनाने के लिए 2 एक्स्ट्रा डिश बनाता है। उम्मीद है कि हम दोनों को सही बूस्ट मिलेगा। गर्मियों की छुट्टियों के अगले 2 महीनों के लिए गोल्ड मेडल स्पैरिंग पार्टनर कोको ऑफिशियली ड्यूटी पर रिपोर्ट करती है। उसका एकमात्र लक्ष्य मुझे हराना और मेरे असली एलियन रूप को सामने लाना है। मैं उसके हर चैलेंज का स्वागत करती हूँ, क्योंकि मिरर मोड में लड़ने से एक्सपी इतनी तेजी से कम होता है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। समय बीतता जाता है। अक्टूबर आता है और उसके साथ दोबारा जन्म लेने के बाद मेरा पहला जन्मदिन। मार्कस और मिया टेबल पर ताली बजाते हैं और हैप्पी बर्थडे गाते हैं। मिया कोको के कान पर हल्की सी चुटकी काटती है और वो भी आधे मन से गुनगुनाते हुए शामिल हो जाती है। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा, अपनी बोतल पकड़े हुए, उसे ऐसे उठाया जैसे टोस्ट हो और एक ही बार में पी गया। मैंने अपनी आंखें बंद की, एक इच्छा की और एक ही सांस में सारी मोमबत्तियां बुझा दी। गिफ्ट के लिए कोको अपनी पॉकेट मनी से एक एलियन 5 मूवी आर्ट बुक खरीदती है और मुझे दे देती है। वो एलियन बेस की ओर इशारा करती है और यूं ही पूछती है, घर पर मांस खाने वाले फूल खिल रहे हैं, क्या तुम वापस जाकर नहीं देखोगे? फिर मार्क्स की बारी आई। उसने मुझे एक छोटी नीली बोतल दी। यह हेड में दिखने वाले कैल्शियम सप्लीमेंट ड्रिंक्स जैसी दिखती है, लेकिन जब मैंने लेबल देखा तो उस पर ग्रेड 1 एसेंस टॉनिक लिखा था। मार्क्स मुस्कुराया, इसे सीधे पी गया। यह क्रिस्टल बी जेली से बेहतर एब्जॉर्ब होता है। मैंने सबको धन्यवाद दिया और टॉनिक एक ही बार में खत्म कर दिया। मेरे गले से लेकर मेरे पैर की उंगलियों तक एक ठंडी ताजगी भरी लहर फैल गई। एनर्जी बार 2 सीधे एट्रीब्यूट पॉइंट देता है। फिर तेजी से कई और नोटिफिकेशन आते हैं। पूरे 1 साल की मेहनत के बाद और आखिरकार मेरा पहला बड़ा अचीवमेंट अनलॉक हो जाता है। 30 पॉइंट्स की फिजिक के साथ मैं अब एक फिजिकली एक्टिव एडल्ट पुरुष के बराबर हूँ। मैं रिवॉर्ड का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन खोलता हूँ। मेरे सभी मौजूदा टैलेंट स्किल स्पेशलाइजेशन में बीस्ट फॉर्म सबसे ज्यादा कॉम्बैट पावर बूस्ट देता है। फिर मैं पैसिव टैलेंट रिवॉर्ड चेक करता हूँ। प्रीडेटर, यह एक नॉन कॉम्बैट टैलेंट है, इसे लेवल अप नहीं किया जा सकता, लेकिन यह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हुए हर दिन की ट्रेनिंग और प्रीडेटर टैलेंट का मतलब है थकान और फिजिकल डैमेज से तेजी से रिकवरी। मैं रिवॉर्ड स्क्रीन बंद करता हूँ और अगले इवोल्यूशन माइलस्टोन पर नजर रखता हूँ। 30 पॉइंट्स एक हेल्दी एडल्ट के बराबर है, तो 100 पॉइंट्स तो बिल्कुल इंसानी लिमिट होनी चाहिए। और जहां तक अल्टीमेट फॉर्म की बात है, क्या वो पूरी तरह से इंसानी शरीर की लिमिट से बाहर कुछ हो सकता है? लेकिन अभी मेरे दिमाग में एक शब्द आता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आगे एक नए गोल के साथ मैं फिर से पूरी तरह से मोटिवेटेड महसूस करता हूँ। पहला माइलस्टोन पूरा हो गया है, दूसरा असल में कितना दूर हो सकता है। उस रात मैंने अपनी बढ़ी हुई फिजिकल काबिलियत का पूरा टेस्ट किया। मार्क्स एक तरफ खड़ा होकर अपने फोन पर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, चाहे वो ताकत हो, जंपिंग हो या 100 मीटर स्प्रिंट हो या उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट हो। हर रिजल्ट प्रोडिजी सिलेक्शन प्रोग्राम के लिए तय लिमिट से काफी ऊपर आता है। मार्क्स को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेटा अभी 1 साल का हुआ है और उसने प्रोग्राम की हर रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। उसने वहीं पर सारा एप्लीकेशन मटेरियल अपलोड कर दिया। हमने मिया को फोन किया और बताया कि एप्लीकेशन पास हो गया है। परिवार चुपचाप इंतजार में बैठ गया, ऑफिशियल जवाब का इंतजार कर रहा था। ठीक उसी समय जब हम सबको लगा कि ऑफिस आज के लिए बंद है और हमें कल तक इंतजार करना होगा, दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या मिस्टर मार्क्स घर पर है? मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस से हूँ। उसी समय इनबॉक्स में एक ईमेल आता है। यह कंफर्म करता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव दरवाजे पर है। वे सीधे हमारे पास आए। यह बहुत जल्दी हुआ। मार्क्स विजिटर को अंदर आने देने से पहले उसके क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करते हैं। विजिटर डायरेक्टर ग्रांट है, जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के एडवांस टैलेंट डेवलपमेंट डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर हैं। दरवाजा बंद होने के बाद डायरेक्टर ग्रांट मार्क्स और मिया के साथ एप्लीकेशन डिटेल्स देखते हैं। फिर पूछते हैं कि छोटा काई कहाँ है। मार्क्स एक सांस लेते हैं और बेडरूम का दरवाजा खोलते हैं। उनके बच्चे ने काफी समय तक लो प्रोफाइल रखा है। अब ये दिखाने का समय है
कि वो किस मिट्टी का बना है। डायरेक्टर ग्रांट अपने सामने खड़े बच्चे को देखते हैं जो फुर्तीला है, बोलने में साफ है, फिर अपने हाथों में फाइल पर वापस नजर डालते हैं। 1 साल का उसने अपने हिस्से से ज्यादा टैलेंटेड बच्चे देखे हैं और सोचा कि वह तैयार है, लेकिन अभी दुनिया थोड़ी अजीब लग रही है। वह मुझसे कई सवाल पूछते हैं, मेरी पहचान और अप्लाई करने के मेरे इरादे को कंफर्म करते हैं। फिर वो मेरी डिटेल्स रजिस्टर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद वह अपने केस में हाथ डालते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले वाली एक स्मार्ट वॉच निकालते हैं। वो मुझसे इसे पहनने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही मैं पहनता हूँ मुझे पता चलता है कि मैं इसे उतार नहीं सकता। डायरेक्टर ग्रांट मुस्कुराते हैं और समझाते हैं, फोर्स लॉक एक सेफ्टी मेजर है। सिलेक्शन खत्म होने के बाद यह अपने आप रिलीज हो जाएगा। वो अपनी बात खत्म करते हैं और एंट्रेंस के पास शू कैबिनेट पर नजर डालते हैं। पंपकिन, कैलिको बिल्ली उसके पीछे छिपी हुई है। जब अजनबी सीधे उसकी तरफ देखता है तो वो हैरानी से जम जाती है। डायरेक्टर ग्रांट आगे कहते हैं, आपने बताया कि बच्चे में बिल्लियों से बात करने की काबिलियत है। आप इस बॉन्डेड पेट को साथ ला सकते हैं। ये सिलेक्शन के दौरान काम आ सकता है। 10 मिलियन के ग्रांट के लिए मियां मुझे रात भर एक प्राइवेट जेट पर ले जाती है, जिंगा में प्रोडिजी सिलेक्शन बेस की ओर। उसी समय इनबॉक्स में एक ईमेल आता है। ये कंफर्म करता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव दरवाजे पर है। वे सीधे हमारे पास आए। ये बहुत जल्दी हुआ। मार्क्स विजिटर को अंदर आने देने से पहले उसके क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करते हैं। विजिटर डायरेक्टर ग्रांट है, जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के एडवांस्ड टैलेंट डेवलपमेंट डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर है। दरवाजा बंद होने के बाद डायरेक्टर ग्रांट मार्क्स और मिया के साथ एप्लीकेशन डिटेल्स देखते हैं। फिर पूछते हैं कि छोटा काय कहाँ है। मार्क्स एक सांस लेते हैं और बेडरूम का दरवाजा खोलते हैं। उनके बच्चे ने काफी समय तक लो प्रोफाइल रखा है। अब यह दिखाने का समय है कि वो किस मिट्टी का बना है। डायरेक्टर ग्रांट अपने सामने खड़े बच्चे को देखते हैं जो फुर्तीला है, बोलने में साफ है। फिर अपने हाथों में फाइल पर वापस नजर डालते हैं। 1 साल का उसने अपने हिस्से से ज्यादा टैलेंटेड बच्चे देखे हैं और सोचा कि वो तैयार है, लेकिन अभी दुनिया थोड़ी अजीब लग रही है। वो मुझसे कई सवाल पूछते हैं, मेरी पहचान और अप्लाई करने के मेरे इरादे को कंफर्म करते हैं। फिर वो मेरी डिटेल्स रजिस्टर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद वो अपने केस में हाथ डालते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले वाली एक स्मार्ट वॉच निकालते हैं। वो मुझसे इसे पहनने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही मैं पहनता हूँ मुझे पता चलता है कि मैं इसे उतार नहीं सकता। डायरेक्टर ग्रांट मुस्कुराते हैं और समझाते हैं, फोर्स लॉक एक सेफ्टी मेजर है। सिलेक्शन खत्म होने के बाद यह अपने आप रिलीज हो जाएगा और बाद में इसे वापस ले लिया जाएगा। वह अपनी बात खत्म करते हैं और एंट्रेंस के पास शू कैबिनेट पर नजर डालते हैं। पंपकिन कैलिको बिल्ली उसके पीछे छिपी हुई है और अजनबी को देख रही है। जब अजनबी सीधे उसकी तरफ देखता है तो वो हैरानी से जम जाती है। डायरेक्टर ग्रांट आगे कहते हैं, आपने बताया कि बच्चे में बिल्लियों से बात करने की काबिलियत है। आप इस बॉन्डेड पेट को साथ ला सकते हैं। ये सिलेक्शन के दौरान काम आ सकता है। 10 मिलियन के ग्रांट के लिए मियां मुझे रात भर एक प्राइवेट जेट पर ले जाती है, जिंगा में प्रोडिजी सिलेक्शन बेस की ओर। डॉक्टर वेंडी ने मियां से कुछ बातें की, फिर मेरी तरफ मुड़ी। काई, तुम्हें कुछ चाहिए? उसने देखा कि मैं अभी भी उसके नेम टैग को घूर रहा हूँ। वो हंसी, दूध के लिए भूख लगी है? सॉरी, मेरे पास नहीं है, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। अब मैं रेगुलर खाना खाता हूँ। उसने आसानी से मुझे गोद में उठाया और मेरे गाल पर चुटकी काटी। एक शर्त से खुश होकर उसने मियां की तरफ देखा। वह बहुत प्यारा है। क्या मैं उसे किसने इजाजत दी? इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, डॉक्टर वेंडी ने कई किस किए और मेरे चेहरे पर होठों के निशान छोड़ दिए। फिर डॉक्टर वेंडी हमें हमारे तय क्वार्टर में ले गई। यह पूरी तरह से इक्विप्ड अपार्टमेंट है, इतना आरामदायक कि घर जैसा लगे। थोड़ा आराम करो, असेसमेंट प्रोसेस कल शुरू होगा। वह मियां को एक एक्सेस कार्ड देती है और चली जाती है। हम मुश्किल से सेटल हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मियां ने दरवाजा खोला और चुप हो गई। दरवाजे पर 2-3 दर्जन बच्चे ठूस ठूस कर भरे हैं। सब गर्दनें टेढ़ी किए अंदर आ रहे हैं। हमने सुना कि 1 साल का अजीब बच्चा आया। मियां एक तरफ हट जाती है, आधी खुश और आधी परेशान, और मुझे इशारा करती है कि मैं अपने कंपटीशन से मिलूं। मैं पास जाता हूं, एक नजर डालता हूं और कहता हूं, इतनी देर हो गई है, तुम सब सोते नहीं हो क्या? हम सो रहे थे जब तक इन दोनों ने सबको जगह नहीं दिया। वे 2 रिंग लीडर्स की ओर इशारा करते हैं। पक्का 5 मीटर पेशाब करने वाला बच्चा और नाक बहने वाला। ये देखकर कि उनसे बात करने वाला सच में इतना छोटा है, वे एक्साइटमेंट में सवाल दाग देते हैं। क्या तुम फटी हुई पेंट पहनते हो या डायपर? क्या तुम भूख लगने पर रोते हो? क्या तुम लड़ते हो? अगर मैं तुम्हें मारूं तो क्या तुम अपनी माँ को लिए रोओगे? आखिरी सवाल ने मेरा ध्यान खींचा। मैं सस्पेंडर्स पहने उस लड़के को देखता हूँ जिसने ये पूछा था और धीरे से मतलब वाली मुस्कान देता हूँ। तुम्हें पता चल जाएगा, अगली सुबह बेस हॉस्पिटल मेरा ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और हेयर सैंपल एनालिसिस करता है। उनके पास जो भी प्रोसीजर है मैं उनसे गुजरता हूँ। फिर डॉक्टर वेंडी के निर्देशों का पालन करते हुए मैं स्मार्ट वॉच के साथ इंटरैक्ट करता हूँ और स्क्रीन पर एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स पॉपअप होता है। डॉक्टर वेंडी बताती है, पोटेंशियल स्कोर वो कोर मेट्रिक है जो तय करता है कि आप सिलेक्शन पास करेंगे या नहीं। यहाँ आप जो भी एक्शन लेते हैं वो असेसमेंट का हिस्सा है। हम हाई पोटेंशियल स्कोर वाले बच्चों को ढूंढ रहे हैं। मैं ये दिखाने के लिए सिर हिलाती हूँ कि मैं समझ गई हूँ, फिर कंफर्म करती हूँ।
अभी इस इलेक्शन में 126 कैंडिडेट हिस्सा ले रहे हैं। जैसे ही मैं हॉस्पिटल से बाहर निकलती हूँ, घड़ी बीप करती है। मैं अपनी कलाई उठाती हूँ। मैंने पहले ही एक पॉइंट हासिल कर लिया है। पोटेंशियल स्कोर का असेसमेंट एक डेडिकेटेड इवैल्यूएशन टीम करती है। डॉक्टर वेंडी समझाती है, ज्यादा मत सोचो, बस यहाँ वैसे ही जियो और सीखो जैसे तुम नॉर्मली रहते हो। मैं सिर हिलाती हूँ। समझ गई, अब मुझे एक क्लियर पिक्चर मिल गई है। मेरा नॉर्मल रूटीन खाना, सोना और एक्सपी ग्राइंड करना है, तो मैं बस उन्हें देखने दूंगी। घड़ी फिर से बीप करती है। मैंने सोचा था कि सिलेक्शन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट शायद रिंग में फाइट होगा, लेकिन शेड्यूल में सबसे पहली चीज क्लास होती है। जब मैं सब्जेक्ट का नाम देखती हूँ तो मैं तुरंत एक्साइटेड हो जाती हूँ। आज का लेसन माइंड कल्टीवेशन मेथड। एक छोटी क्लासरूम में सफेद बालों वाला टीचर माइंड कल्टीवेशन मेथड की बेसिक बातें समझाता है। कमरे में चारों स्टूडेंट हाल ही में आए हैं और बाकी 3 पहले से ही जाने पहचाने चेहरे हैं। 5 मीटर पेशाब करने वाला बच्चा, नाक पहने वाला बच्चा और सस्पेंडर्स वाला बच्चा, वे तीनों मुश्किल से ध्यान दे रहे हैं। कभी कभी वे मुड़कर मेरी तरफ मुंह बनाते हैं। वो इतना छोटा है, क्या वो यह सब समझ भी सकता है? नाक बहने वाला बच्चा धीरे से बुदबुदाता है। टीचर उसकी तरफ देखता है और आगे कहता है, मेंटल कल्टीवेशन का आधार मेडिटेशन है। एक खास कंपाउंड के साथ मिलकर मेडिटेशन के दौरान मन शरीर से आजाद हो सकता है और ऊंचे डायमेंशनल लोकों में यात्रा कर सकता है। मेडिटेशन की व्याख्या खत्म करने के बाद टीचर 4 शीशियां निकालते हैं। हम में से हर एक के लिए एक। मैं अपने लेबल पर नजर डालता हूँ, कॉर्क खोलता हूँ और धीरे धीरे पीता हूँ। हाँ, यह सच में काफी मीठा है। अगले ही पल मुझे बिना वजन का महसूस होता है, जैसे मेरा पूरा शरीर जमीन से उठ गया हो। मेरे होश धुंधले होने लगते हैं। टीचर की गाइडेंस पर चलते हुए मेरी चेतना भटक जाती है और मैं जल्दी ही खुद को गहरे, एकदम अंधेरे में पाता हूँ। इस मेडिटेशन के सफर में नियम आसान है, आगे बढ़ते रहो, रुको मत। ये आसान लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद प्रेशर बनने लगता है। ये आंखें बंद करके आगे बढ़ने जैसा है, ये जानते हुए भी कि रास्ते में कुछ नहीं है। दूर जाना जितना सुनने में लगता है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। आप बस इतनी दूर जा सकते हैं कि आंखें खोलने की इच्छा बर्दाश्त से बाहर हो जाए। लेकिन अभी मैं गहरे मेडिटेशन में हूं और मैं बस इतना कर सकता हूं कि आगे बढ़ने का रास्ता महसूस करूं। 8 मिनट बाद 5 मिनट पेशाब करने वाला बच्चा और नाक बहने वाला पसीना बहा रहे और जोर जोर से सांस ले रहे हैं। वे मेडिटेशन से बाहर निकलते हैं। सस्पेंडर्स वाला बच्चा थोड़ी देर और रुकता है आंखें खोलने से 10 मिनट पहले। वह थकी हुई लेकिन जीत वाली मुस्कान के साथ बाकी दोनों को देखता है। फिर तीनों मेरी तरफ देखने लगते हैं। उनके चेहरे पर यकीन नहीं होता। क्या इस छोटे से बच्चे में सच में उनसे ज्यादा दिमागी ताकत हो सकती है? तीनों अजीब से चेहरे लिए क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, वे खुद को रोक नहीं पाते। आओ, उस अजीब आदमी को देखो। थोड़ी ही देर में बच्चों का एक ग्रुप एक एक करके दौड़ता हुआ आता है और क्लासरूम की खिड़की के बाहर खुद को दबा लेता है। उसे नींद नहीं आई होगी, है ना? हाँ, ठीक है। तुम्हें सच में लगता है कि वो फोकस सीरम पीने के बाद कोई सो सकता है? हाँ, ठीक है। जब वे बातें कर रहे हों तो मैं अपनी टांग क्यों खींचूं? बाहर मैं धीरे से क्लासरूम के अंदर अपनी आंखें खोलता हूँ। मैं अपनी घड़ी देखता हूँ। सिर्फ 14 मिनट बीते हैं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे मैंने पूरे 3 दिन और रातें जी ली है। मैं धीरे से आह भरता हूँ और अपना स्टेट पैनल ऊपर खींचता हूँ। जैसे ही मैं नंबर देखता हूँ, मेरा मूड अच्छा हो जाता है। यह पहली बार है जब असली ट्रेनिंग से मेरे मेंटल स्टेट्स बढ़े हैं। लगता है इस जगह पर आना सही फैसला था। एकेडमी आने के बाद से मैंने जल्दी से अपने लेसन का पहला राउंड पूरा कर लिया है। आगे जो कोर्स बाकी है, उनके नाम देखकर मुझे बहुत एक्साइटमेंट महसूस हो रहा है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे मेंटल स्टेट सिर्फ पैनल रिवॉर्ड पॉइंट से ही बढ़े हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दिमाग को ट्रेन करने के लिए कोई असली टेक्निक भी होती है। जैसे ही मैं एक सेशन खत्म करता हूँ और दोबारा जाने की तैयारी करता हूँ, प्रोफेसर जो मुझे रोकने के लिए आ जाते हैं। क्लास के बाद मैं अपनी घड़ी की स्क्रीन पर जानकारी देखता हूँ। मैं खुद से बुदबुदाता हूँ, क्या पोटेंशियल पॉइंट्स जमा करना सच में इतना आसान है? हालांकि मुझे अभी तक यह नहीं पता कि इस मेंटल ट्रेनिंग सेशन में सिर्फ दोनों ने भी 1 पॉइंट कमाया। स्क्वाट और बूगर को कुछ भी स्कोर नहीं हुआ। दूसरी क्लास में प्रोफेसर जो बताते हैं कि जैसे जैसे मेडिटेशन ट्रेनिंग आगे बढ़ती है, क्या होता है, आपका दिमाग जितना मजबूत होगा, आपके डायमेंशनल लॉ को छूने का चांस उतना ही ज्यादा होगा। इसे समझना आसान बनाने के लिए वह एक खाली कागज पर 2 पॉइंट ए और बी बनाता है। हर कोई जानता है कि 2 पॉइंट के बीच सबसे छोटा रास्ता एक सीधी लाइन होती है, लेकिन जब आप एक ऊंचे डायमेंशन में जाते हैं तो क्या होता है? वो कागज को आधा मोड़कर ए और बी को एक साथ लाता है। वो कहता है कि एक आम इंसान को ए से बी तक पहुंचने के लिए 10 सेंटीमीटर चलना पड़ता है, लेकिन एक जागा हुआ इंसान जो डायमेंशनल नियम को जानता है, वो एक पल में पहुंच सकता है। हम इस काबिलियत को डायमेंशनल शिफ्ट कहते हैं। जब सुबह की क्लास खत्म होती है तो मेरा सिर घूम रहा होता है। बस 2 लेसन और दुनिया को देखने का मेरा पूरा नजरिया उल्टा हो गया है। यह सच में एक अनोखी दुनिया है। फेस स्कैन के साथ लंच फ्री है। मीट खाने के बाद मैं कैफेटेरिया वाली से हनीवम जेल के 2 टुकड़े काटने के लिए कहता हूँ। जब स्क्वाड सुनता है कि मैं ये सब रोज खाता हूँ तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है। क्या तुम बीमार हो या कुछ और? तुम इसे रोज कैसे खाते हो? वो देखता है कि मैं जेल को पानी में मिला रहा हूँ। हवा में एक तेज तीखी गंध फैल रही है। मेरे ठीक सामने बैठा स्क्वाड लगभग उल्टी कर रहा है।
तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर कहता हूँ। मैं इसे हिलाता हूँ और एक ही बार में पूरा पी जाता हूँ। मेरा शांत रिएक्शन सबको परेशान कर देता है। किसी को यकीन नहीं होता कि 1 साल का बच्चा इसे संभाल सकता है, इसलिए वे मेरी नकल करते हैं, एक घूंट, और वे सभी बिना किसी अपवाद के उल्टी कर देते हैं। लंच के बाद मैं डॉम वापस जाता हूँ और अपनी घड़ी की स्क्रीन देखता हूँ। पेपा यूजरनेम वाले एक कैंडिडेट ने एक डेली एवरेज स्कोर लीडर बोर्ड बनाया है। आधे दिन में कमाए गए 5 पॉइंट्स के साथ 98 कैंडिडेट को रैंक किया गया है। मेरी रेफरेंस रैंक पेज 5वीं है। टॉप स्पॉट एक पंच का है जिसका डेली एवरेज 11.7 है। उस दोपहर एक बस सभी को ट्रेनिंग हॉल ले जाती है। जैसे ही मैं खुला फ्लोर और सभी तरह के इक्विपमेंट देखता हूँ, मेरी आंखें चमक उठती है और मेरा खून दौड़ने लगता है। जब मुझे पता चला कि ट्रेनिंग का टाइम और इंटेंसिटी पूरी तरह मुझ पर है, तो मैं सीधे मार्शल आर्ट्स हॉल में बिना हथियार वाले कॉम्बैट जोन की तरफ चला गया। मैंने अपने आसपास की फुसफुसाहट को नजरअंदाज किया और पूरी तरह कोच हॉक जो सिखा रहे थे उस पर ध्यान दिया। मैं खड़ा भी हुआ, मिरर मोड एक्टिवेट किया और वहीं उनकी टेक्निक कॉपी की। कोच हॉक ने इस सेक्शन को खत्म करने और बच्चों को आगे बढ़ाने का प्लान बनाया था, लेकिन आधे रास्ते में ही वो अचानक रुक गए। वे मुझे बड़ी बड़ी अविश्वास भरी आंखों से घूरते रहे। मेरी काउंटरिंग टेक्निक साफ थी, रिदम स्मूथ थी, साफ तौर पर एक बिगिनर के स्टैंडर्ड की थी। कोच हॉक ने लेसन खत्म किया, फिर तुरंत पूछा, तुम कितने साल के हो? तुम सांता की ट्रेनिंग कब से ले रहे हो? अभी 1 साल का हुआ हूँ, मुझे लगता है कुछ महीनों से सांता की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। मेरे बगल में बैठा बच्चा हाफ नहीं पा रहा था। 1 साल का होने से पहले ही सांता बनना शुरू कर दिया था। क्या मैं पागल हो रहा हूँ या दुनिया? मैं शर्माते हुए मुस्कुराया है। जब आप नए जन्मे होते हैं तो करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता, बस मुझे बिजी रखने के लिए कुछ चाहिए होता है। जब कोच हॉक को पता चला कि मैंने लगभग पूरी तरह से खुद से सीखा है और कुछ ही महीनों में इस लेवल पर पहुंच जाऊंगा, तो उन्होंने एक नेम कार्ड निकाला और मुझे दिया। उन्होंने मुझे वचन दिया कि तुम सिलेक्शन पास करोगे या नहीं। अगर तुम कभी फाइटर बनना चाहते हो तो कभी भी संपर्क करो। ट्रेनिंग के 20 मिनट बाद मैं ब्रेक में बाथरूम चला गया, लेकिन यूरिनल के सामने खड़े होकर मुझे एक दुखद बात पता चली। वो बहुत ऊंचा है, मैं बस उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। इस बीच स्क्वर्ट बीच में खड़ा था और अपने बगल वाले बच्चे से एक सवाल पूछा। शर्त लगा लो, मैं यहां से उस स्टॉल के अंदर मार सकता हूं। इससे पहले कि कोई जवाब दे, उसने जिप खोल दी। एक तेज फुफकार, छपाक की आवाज से ऐसा लगता है कि वो सच में नाले में गिर गया। स्क्वर्ट अपना छोटा सा हाथ हिलाता है जब वो कर लेता है। ये मेरा गिफ्ट है पूरे जिनखा में बिना हारे, क्योंकि यहाँ ज्यादातर बच्चे छोटे हैं और उनका स्टेमिना लिमिटेड है, इसलिए वे थोड़ी देर बाद ही आराम करते हैं। लेकिन मैं एक प्रोफेशनल कोच के साथ हर पल का पूरा मजा लेता हूँ। कोच हॉक सब रखते हैं, मेरी टेक्निक में कमियां बताते हैं, मैं सभी बेसिक बातें बताने का मौका लेता हूँ। जब ट्रेनिंग खत्म होती है तो मैं अपना क्लास पैनल चेक करता हूँ। सुधार की रफ्तार मुझे खुश करती है। जैसे ही बिना हथियार के कॉम्बैट सेशन खत्म होते हैं, सब लोग हॉल के बीच में इकट्ठा होते हैं। स्पैरिंग राउंड आखिरकार शुरू होने वाले हैं। कई कोच रिंग के किनारे सेफ्टी मॉनिटर के तौर पर खड़े होते हैं। जैसे ही नियम अनाउंस होते हैं, अलग अलग स्टाइल के फाइटर प्लेटफॉर्म पर पूरी तेजी से भिड़ते हैं। इतने अलग अलग स्टाइल के फाइटर को पहली बार मुकाबला करते हुए देखकर मुझे लगता है कि मैं हर नजर से कुछ न कुछ हासिल कर रहा हूँ। मिरर मोड एक्टिव होने पर जब भी मुझे कोई अच्छा मूव दिखता है, मैं उसे वही सीख लेता हूँ। मिरर मोड में मेरी सीखने की स्पीड बहुत ज्यादा है। मेरा क्लास पैनल नए नंबर्स के साथ अपडेट होता रहता है। प्लेटफॉर्म पर कई राउंड के बाद हर स्टैंड अप बॉक्सर हार जाता है। तुम सब होपलेस हो। अब तुम्हें दिखाने का टाइम है कि ये कैसे किया जाता है। स्क्वाड बॉक्सिंग स्टांस लेता है और प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता है। वो एक रेसलर को बुलाता है। रेसलर मुस्कुराता है और अटैक करता है। स्क्वाड दूरी कम करता है, कमर घुमाता है, अपने हिप्स को आगे बढ़ाता है और अपनी पीठ घुमाता है। वे रेसलर को प्लेटफॉर्म से उड़ा देता है। स्क्वाड उसकी छोटी कमर थपथपाता है और मुस्कुराता है। हाँ, मैं हवा में 5M तक मार सकता हूँ। तुम्हें सच में लगता है कि मैं क्लोज रेंज से डरता हूँ? पूरा हॉल शांत हो जाता है। मेरा मुंह फड़कता है। एकेडमी में आने वाले हर किसी में कुछ खास चल रहा है। मैं सोचता हूँ कि क्या मुझे स्टैंड अप स्ट्राइकिंग सीखनी चाहिए। सोचने के बाद मैं सांता के साथ रहने का फैसला करता हूँ, लेकिन मुझे अपना ग्राउंड गेम बेहतर करने के लिए कुछ रेसलिंग टेक्निक्स भी सीखनी चाहिए। मैं काफी देर से देख रहा हूँ। मेरी बारी है, ये सोचकर मैं खड़ा होता हूँ और प्लेटफॉर्म पर जाता हूँ। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, सन्नाटा छा जाता है। कोई भी आगे नहीं आना चाहता। एक लंबे पोजीशन के बाद उनके चेहरों के भाव पढ़कर मुझे समझ आता है कि क्यों। एक पल सोचने के बाद मैं मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, कोई मेरे साथ 3 मूव्स ट्रेड करने को तैयार है। आकर देखो कि मैं टिक भी पाता हूँ या नहीं। इसे मुझ पर एक एहसान समझो। मैं इसकी तारीफ करता हूँ, इस पर रिएक्शन मिलता है। 3 मूव्स कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए और एक छोटे मॉन्स्टर की मदद करने का मतलब है उससे कुछ कनेक्शन होना। बुरा सौदा नहीं है। मैं जाता हूँ। एक बजकट लड़का खड़ा होता है। वह स्पार शुरू करने का इशारा करता है। पहला मूव, मैं अटैकिंग हो जाता हूँ। मेरे छोटे पैर जमीन से ऊपर उठते हैं और मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, लेकिन सीधे मारने के बजाय मैं उसकी तरफ घूमता हूँ और अपनी बाहें उसके बेस लेके चारों ओर लपेट लेता हूँ। बजकट लड़का शांत रहता है। वह अपने घुटने मोड़ता है, अपना रुख नीचे करता है और अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे कर लेता है।
एक पल में मेरे शरीर की हर मसल टाइट हो जाती है, मेरी मसल्स में खिंचाव आता है और मेरे ढीले ट्रेनिंग कपड़े मेरे शरीर पर कसकर खींच जाते हैं। मैं एक मासूम छोटे बच्चे से एक जवान इंसान जैसे जानवर में बदल जाता हूँ। दोगुनी ताकत, 2.1 गुना ज्यादा एक्सप्लोसिव फोर्स। मैं बिना किसी वार्निंग के आगे बढ़ता हूँ। मेरा सिर सीधे उसकी छाती में घुस जाता है, जिससे एक्सप्लॉइट स्ट्राइक शुरू हो जाता है। छोटा कद का लड़का उस डरावनी फोर्स का सामना नहीं कर पाता। वह एक पल में प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाता है। एक मूव, मैच खत्म। एकदम सन्नाटा। हॉल में हर चेहरा, बच्चे और कोच शॉक से चौड़ा हो गया है। मैं बीस्ट मोड डीएक्टिवेट करता हूँ। मैं पास जाता हूँ, छोटे कद के लड़के को खड़े होने में मदद करता हूँ और मुस्कुराता हूँ। स्पार के लिए थैंक्स। एकेडमी में पहली जीत। मिशन पूरा हुआ, लेकिन इससे पहले कि मैं इस पल का मजा ले पाता, एक पैनल नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। कोच हॉक, खाने का टाइम होने पर मुझे जगह देना। मेरे मुंह से शब्द निकलते हैं और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। मैं जमीन पर गिरने से पहले ही ठंड से गिर पड़ा, शांति से खर्राटे ले रहा था। जब मैं उठा तो मैं वापस डॉर्म में था। मैंने अपनी घड़ी देखी, मेरे पोटेंशियल पॉइंट्स 9 o'clock बजे तक बढ़ गए थे। डिनर के बाद मियाँ ने सही टाइम किया और अपना लैपटॉप खोला। पूरा परिवार वीडियो कॉल पर था। मार्क्स का जाना पहचाना चेहरा स्क्रीन पर मुश्किल से दिखा था। जब जमीन पर चप्पलों की तेज थपकी गूंजी, पहले में मुझे अपने छोटे भाई की याद आ रही है। मुझे उससे बात करने दो। कोको का चेहरा फ्रेम में सिमट गया। उसकी आंखें उम्मीद से चौड़ी हो गई। क्या तुम्हें प्राइज मनी मिली? रिलैक्स करो, रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीने में आएंगे। मैंने उसे एक अनुभवी बुजुर्ग की तरह विदा किया। जल्दबाजी मत करो, स्कूल में खूब पढ़ाई करो, घर पर अच्छे से रहो और पापा को परेशान मत करो। समझ गया? समझ गया। कोको बात मानने के लिए सिर हिलाती है। फिर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्यों लग रहा है कि उसका छोटा भाई उसे लेक्चर दे रहा है। कॉल खत्म होने के बाद मैं अपना होमवर्क करन, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मिडिल स्कूल फिजिक्स की जरूरत है, इसलिए मैंने एकेडमी का टैबलेट खोला ताकि सब कुछ ठीक लगे। मेरी उंगलियां तेजी से स्क्रॉल करती है और टेक्स्ट बुक के पेज एक नजर में 10 लाइन पार कर जाते हैं। स्पीड स्केन पूरी पावर पर चल रहा होता है। सभी एलिमेंट्री स्कूल की टेक्स्ट बुक 2 घंटे में खत्म हो जाती है। मैंने तुरंत मिडिल स्कूल की फिजिक्स की टेक्स्ट बुक खोली। पढ़ते हुए मुझे होमवर्क के सवाल वाला वीडियोस याद आता है। एक जागा हुआ आदमी तुरंत गिलास में पानी जमा देता है, फिर उतनी ही तेजी से बर्फ को पिघलाकर भाप बना देता है। वे एक बंद कमरे के अंदर भी तेज हवा का जादू कर देते हैं। आप इसे कैसे समझाएंगे? फिजिक्स का सारा मटेरियल पढ़ने के बाद अपने 27.1 के मेंटल स्टेट का इस्तेमाल करके मैंने आसानी से जरूरी कॉन्सेप्ट समझ लिए। टेम्परेचर और हीट ट्रांसफर मैं इस स्टैंडर्ड फिजिक्स रीजनिंग से नहीं करता। इसके बजाय मैं डायमेंशनल लॉ के प्रिंसिपल्स को मिलाकर एक लॉजिकल थ्योरी बनाता हूँ। प्रोफेसर झाओ को ईमेल भेजने के बाद मुझे तुरंत उनकी मंजूरी मिल जाती है। ठीक तभी टैबलेट ऐप पर एक नोटिफिकेशन आता है। पिछला टॉप स्कोर 1 पंच, हर दिन औसतन, एलन को प्रिंटिंग औसतन। मैंने उसे रोज के एवरेज 19 से बदल दिया है। बहुत ज्यादा नंबर कम हो जाता है और कमेंट सेक्शन में धमाका हो जाता है। बहुत से लोग इसे फेक कहते हैं। फिर बिना किसी वार्निंग के 1 पंच खुद कमेंट्स में आ जाता है। सेक्शन तुरंत शांत हो जाता है। आप लगभग हर स्क्रीन पर स्टन साइलेंस महसूस कर सकते हैं। तो 19 पॉइंट शायद असली है। मैं एक बार कमेंट स्क्रॉल करता हूं और कुछ नहीं कहता। कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं अपना पैनल खोलता हूं और अगला टारगेट चेक करता हूं। बस तीनों स्टेट पॉइंट्स बाकी है। एक बार इवोल्यूशन माइलस्टोन पहुंच जाने पर मैं एक फॉर्म रिवॉर्ड्स और एक ट्रेड रिवॉर्ड दोनों अनलॉक करूंगा, दोनों हाई क्वालिटी वाले। मैं एक्साइटेड हुए बिना नहीं रह सकता। ये क्या होने वाला है? अब जब मैंने मेडिटेशन टेक्निक में पूरी तरह से मास्टरी कर ली है, तो मेरा मेंटल स्टेट हर दिन 1% बढ़ता है, जिससे साइके फॉर्म अनलॉक होता है। अब मैं सच में पहुंच गया हूं। जैसे जैसे मैं रोजाना मेडिटेशन करता हूं, मेरे सेशन लंबे होते जाते हैं। एक हफ्ते बाद मैं हर सेशन में 14 मिनट से 17 मिनट का हो गया हूं। हालांकि मैंने अभी भी डायमेंशनल लॉ को नहीं छुआ है, लेकिन मुझे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। एकेडमी के फोकस सीरम के बिना मैं बिल्कुल भी मेडिटेशन की हालत में नहीं जा सकता। इसलिए मैं प्रोफेसर जो को ढूंढने जाता हूं। मैं पूछता हूं कि क्या वो मेरी उम्र को देखते हुए मुझे कुछ छूट दे सकते हैं और मुझे कुछ एक्स्ट्रा बोतलें दे सकते हैं। वो मुझे तुरंत मना कर देते हैं, लेकिन कम से कम वो मुझे पूरी तरह से समझाते हैं। डायमेंशनल लॉ को छूने के लिए न सिर्फ एक ताकतवर दिमाग और शरीर की जरूरत होती है, बल्कि जबरदस्त किस्मत की भी। सिर्फ एलीट लोग, जिनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं इंसानी शरीर की जेनेटिक लिमिट तक पहुंचती है, वे ही इसे आजमाने के लायक होते हैं। कुछ लोगों के लिए एक सेशन ही काफी होता है, अगर किस्मत उनके साथ हो। दूसरों के लिए फोकस सीरम की 100 एक्स्ट्रा बोतलों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जल्द ही डायमेंशनल लॉ को छूने वाला नहीं हूं। मैं अपने स्टेट्स को बेहतर बनाने के लिए मेडिटेशन करता रहूंगा। प्रोफेसर जो ने जो वर्णन किया है, उसके आधार पर अभिजात वर्ग के लिए शारीरिक मानक मेरे अगले विकास लक्ष्य से मेल खाता प्रतीत होता है। रात के खाने के बाद मैं हमेशा की तरह प्रशिक्षण हॉल की ओर जाता हूँ। जिस क्षण मैं अंदर जाता हूँ, मैं एक बिना बालों वाले लड़के को देखता हूँ। उसका सिर एक कड़े उबले अंडे जैसा दिखता है। आसपास पूछने पर मुझे पता चलता है कि वो लीडर बोर्ड पर एकमात्र पंच है। अभी एग हेड 100 किलोग्राम पर बेंच प्रेस कर रहा है। वो लगभग 6 या 7 साल का दिखता है।
लेकिन उसकी मांसपेशियों की परिभाषा उल्लेखनीय है। उसके कंधे और हाथ पहले से ही धारीदार दिख रहे हैं। मैं अपना स्वयं का स्क्वाट रूटीन शुरू करता हूँ। बीस्ट मोड को सक्रिय किए बिना मैं 90 किलोग्राम स्क्वाट कर सकता हूँ। जब मैं अपने वर्कआउट में गहराई से लगा हुआ होता हूँ, मेरे पीछे से एक आवाज आती है। यही ईमानदारी से शर्म की बात है। मैं मुड़ता, तुम्हें पता है एकेडमी में बहुत से बच्चे अवेयरनेस ट्रेड के साथ पैदा होते हैं। बिना ज्यादा मेहनत के वे रैंक पा सकते हैं। रैंक भी तुम्हारे पास हाई पोटेंशियल पॉइंट्स और बढ़िया डिसिप्लिन है, लेकिन अवेयरनेस ट्रेड के बिना एक्सपर्ट्स शायद ध्यान नहीं देंगे। तुम एक रैंक पर ही अटक सकते हो। मैं बहस नहीं करता, इसके बजाय मैं मुस्कुराता हूँ और पूछता हूँ, तुम्हारा क्या? तुम में अवेयरनेस ट्रेड और मजबूत इच्छा शक्ति है। शांक एकेडमी की सीलिंग है, यह मेरा नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाह रहा है, इसलिए मैं पूछता हूँ, तो फिर तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? वो मेरी आंखों में सीधे देखता है, पूरी तरह सीरियस होकर। अगर एकेडमी तुम्हें एस रैंक नहीं देती तो मेरे साथ काम करने आओ। मैं तुम्हें एस रैंक ट्रीटमेंट दूंगा। 6 या 7 साल का और पहले से ही फॉलोअर्स बना रहा है और एकेडमी से लोगों को खींच रहा है। मैं उसे सीधे मना नहीं करता। इसके बजाय मैं खड़ा होता हूँ और बार पर प्लेट्स लोड करना शुरू करता हूँ। प्लेट के बाद प्लेट आती जाती है और वजन तेजी से बढ़ता जाता है। 90 किलो, 110, 130, 150। एगहेड का शांत चेहरा गायब हो गया है। उसकी आंखें हैरानी से भर गई है। सारी प्लेटें भर जाने के बाद मैंने उसे मुस्कुरा कर देखा। वैसे श्रैंक, मेरी भी हद नहीं है। मैंने 150 किलो का बारबेल अपने कंधों पर उठाया। 3 क्लीन टेक्स्ट बुक स्क्वाट्स। मैंने बार को जोर से रैक किया। कमरे में सब हैरान थे। एगहेड चुप जड़सा खड़ा था। उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया था कि मैं क्या कहना चाह रहा था। एगहेड एक लंबी सांस लेता है, फिर वो बिना कुछ कहे मुड़ता है और चला जाता है। मैंने चोट से बचने के लिए एक बड़ा बयान देने के लिए अभी बीस्ट मोड एक्टिवेट किया है। आज रात का स्ट्रेंथ सेशन जल्दी खत्म करना होगा। मैंने स्क्वाट करने के लिए आवाज लगाई और हम डॉर्म वापस चले गए। लेकिन बूगर कहाँ है? इसी समय दूसरे ट्रेनिंग रूम में बूगर पुल अप बार पर है। बड़े बड़े गोल घूम रहा है, पूरे 360 रोटेशन। कुछ झटकों के बाद वो हैरानी की बात है कि उसके चेहरे से बहुत सारा नाक का पानी उड़ जाता है। वो अपने चेहरे से अनजान चीज को सीधे अपने मुंह में पोंछता है और खुश होकर वह बुदबुदाता है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं अभी और मजबूत हो गया हूँ। कुछ ही देर में एक नया हफ्ता शुरू होता है। दूसरे हफ्ते का ज्यादातर प्रोग्राम जंगल में जिंदा रहने पर फोकस करता है। मैं जल्दी से आउटडोर एक्सप्लोरेशन ट्रेनिंग सीखता हूँ और कुछ अच्छी स्किल्स सीखता हूँ। लेकिन इतना सब होने के बाद भी एक्सप्लोरर क्लास पैनल अभी भी अनलॉक नहीं हुआ है। किसी भी तरह मुझे पहले अपने इवोल्यूशन माइलस्टोन के लिए साइकी को सिक्योर करना होगा। बाकी सब कुछ इंतजार कर सकता है। मेरा प्योरिफिकेशन गेज फिर से भर जाता है और मुझे 2 और स्टेट पॉइंट्स मिलते हैं। मैं दोनों को सीधे मेंटल स्टेट में डाल देता हूँ। पैनल फ्लैश करता है और रिवॉर्ड्स एक साथ पॉप अप हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पहले जुवेनाइल ह्यूमनॉइड बीस्ट रिवॉर्ड था। एक फॉर्म, एक ट्रेट। मैं तुरंत पूरे डिस्क्रिप्शन पर टैप करता हूँ। अपनी मर्जी से ओवरड्राइव एक्टिवेट कर पाना, मैं इससे बहुत खुश हूँ। फिर मैं मर्ज ट्रेड प्रेडेटर रिवॉर्ड के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करता हूँ। मेरे फिजिकल स्टेट्स की तरह मेरे मेंटल स्टेट्स में भी अब ग्रोथ रेट और रिकवरी स्पीड दोनों में बोनस मिलता है। पूरे पैनल और मैंने जो कुछ भी अनलॉक किया है उसे देखकर मुझे एक शांत अचीवमेंट का एहसास होता है। साथ ही मुझे लगता है कि अगर मेरे फिजिकल और मेंटल स्टेट्स कभी 100 तक पहुंच गए तो मैं शायद अवेकन बनने के लिए क्वालिफाई कर लूंगा। एक मोटा मोटा अंदाजा लगाते हुए मैं 3 साल का होने से पहले उस माइलस्टोन तक पहुंचने का लक्ष्य रखूंगा। एक बार जब बच्चों को वाइल्डनेस स्किल्स में अच्छी पकड़ मिल जाती है तो घूंघट के बारे में लेसन भी शुरू हो जाते हैं। अगले दिन मैं अपना एकेडमी का दिया हुआ सामान पैक करता हूँ, पंपकिन को साथ लाता हूँ और एकेडमी बस में चढ़ता हूँ। एक डिवाइस से गुजरने के बाद जो स्पेस और टाइम के पोर्टल जैसा दिखता है। मैं नीले आसमान, सफेद बादलों, अलग अलग साइज के 3 सूरज, तेज हवाओं और पूरी तरह से पर्पल घास से मिलता हूँ। अब हम एक बड़े खुले प्लेन के बीच में खड़े हैं। प्रोफेसर जो सबको संबोधित करने के लिए बोलते हैं, याद रखें आपका मिशन यहाँ 1 महीने तक जिंदा रहना है। कीमती रिसोर्स ढूंढो और उन्हें वापस शुरुआती जगह पर लाओ। अगर आपको गंभीर चोट लगती है या आपकी जान को खतरा होता है तो हम आपको बाहर निकाल लेंगे, लेकिन इसे मिशन फेलियर माना जाएगा। यहाँ से आप अपनी मर्जी से आगे बढ़ सकते हैं। टीम बनाओ, अकेले जाओ, सहयोग करो या मुकाबला करो, ये सब आप पर है। जैसे ही वो खत्म करते हैं बच्चे हर दिशा में बिखर जाते हैं। 30.3 के फिजिकल स्टेट के साथ मेरे छोटे पैर, मुझे हैरानी की बात है कि तेजी से ले जाते हैं। कद्दू आगे बढ़ता है क्योंकि हम आगे पेड़ों की ओर बढ़ते हैं। अरे रुको, मेरा इंतजार करो, चलू आधा रास्ता तय कर लिया है। मुझे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। पिछले कुछ दिनों की वाइल्डरनेस ट्रेनिंग में मैं ओवरड्राइव और मिरर मोड एक साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरी स्किल बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिससे मैं क्लास में सबसे ऊपर आ गया हूँ। दूसरी ओर स्क्वाट थोड़ा अनाड़ी है, बहुत सारे प्रैक्टिकल काम उसके लिए मुश्किल होते हैं। तो जैसे ही हम बचे हुए इलाके में घुसे, उसने किसी मजबूत इंसान को पकड़ने का मन बना लिया। और हाँ, वो आ गया। उसके चेहरे पर बेशर्म मुस्कान थी। वो हमें पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। हमें पेड़ों की तरफ दौड़े हुए मुश्किल से आधा मिनट हुआ था कि स्क्वाट अचानक हाँफने लगा। पंपकिन अचानक चीख सुनकर चौंक गया। मुझे भी लगा कि कुछ गड़बड़ है और घूम गया।
क्या हुआ? स्क्वर्ट ने अपना टैबलेट निकाला और इधर उधर टैप किया। उसका चेहरा उतर गया। यहाँ कोई सिग्नल नहीं है। मेरा एक रैंक वाला मैच शेड्यूल था। हम एक जंगल मिशन पर हैं और तुम गेम्स के बारे में सोच रहे हो। पंपकिन भी मुड़ा। एक आदमी और एक बिल्ली दोनों स्क्वर्ट को एक जैसी चिढ़ी हुई नजर से घूर रहे थे। आखिर में वो थोड़ा शर्माया और चुपचाप टैबलेट वापस अपने बैग में रख लिया। अचानक मुझे लगने लगा कि ये टीममेट एसिड से ज्यादा लायबिलिटी है। शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। मैं तो सिर्फ 1 साल का हूँ। मैं तुम्हें धीमा नहीं करना चाहता। स्क्वर्ट ये सुनकर घबरा गया। मुझे धोखा मत दो। मैं सच में मदद कर सकता हूँ। मेरा बेटिंग का तरीका सबसे अलग है। बेटिंग का क्या मतलब है? मैं पूछता हूँ अनजान बनने का नाटक करते हुए। तुम पानी में थोड़ा बेट फैलाते हो और मछलियां तुम्हारे पास आ जाती है। मेरा बेट किसी भी चीज से बेहतर काम करता है। इससे मेरा ध्यान जाता है। ठीक है, बताओ तुम्हारा बेट क्या है? स्क्वर्ट मुस्कुराता है। मैं बस पानी में पेशाब करता हूँ और मछलियां एकदम पागल हो जाती है। मटर का बेटिंग। मुझे अपने अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। पक्का नहीं कि ये अच्छा बदलाव है। मैं एक बार और धीरे से कोशिश करता हूँ। देखो, मैं अकेला हूँ। मैं सच में तुम्हें रोक सकता हूँ। हम बस एक अच्छे मैच में ही हैं। नहीं नहीं नहीं, स्क्वर्ट जल्दी से कहता है। मैं अपना स्पिरिट बीस्ट हंटिंग डॉग भी लाया हूँ। वह इसमें जरूर काम आएगा। मैंने दूर से देखा कि एक छोटा गोल्डन रिट्रीवर हमारे पीछे आ रहा है। जीभ बाहर निकली हुई हांफते हुए दौड़ रहा है। ये पानी में शिकार करने वाला डॉग है। पानी में बहुत तेज। और मेरे भाई ने कहा, जो बचा है एकेडमी सेटअप है। उसकी डेंजर रेटिंग बहुत कम है। लड़ाई के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई यहाँ आ चुका है। वो पिछले साल आया था। उसे रैंक भी मिली है। मैंने सिर हिलाया, ये देखते हुए कि स्क्वर्ट के पास इस जगह के बारे में काम की जानकारी है। मैं आखिरकार उसे शामिल होने देने के लिए मान गया। ये तय होने के बाद हम दोनों एक साथ जंगल में चले गए। हम मुश्किल से पेड़ों तक पहुंच पाए थे। तभी आगे पंपकिन ने तेज आवाज में आवाज लगाई। एक चेतावनी। एक छोटा जंगली सुअर बैंगनी ग्रे झाड़ियों से बाहर निकला। उसने हमें एक नजर देखा और भाग गया। स्क्वर्ट तुरंत चिल्लाया, वह सुअर खतरनाक है। हमें उसे पकड़ना होगा। मैंने स्क्वर्ट और गोल्डन रिट्रीवर को हमारे किनारों को ढकने के लिए कहा, ताकि अगर दूसरे सुअर परछाई में छिपे हो तो वे बच सकें। फिर मैंने अपना चाकू निकाला और पंपकिन का पीछा किया। कुछ वार और सुअर गिरे हुए। स्क्वर्ट गिरे हुए सुअर को देखता है और राहत की सांस लेता है। मेरे भाई ने मुझे इन चीजों के बारे में बताया था। बहुत चालाक, घात लगाना पसंद है। वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक आप लेटकर सो नहीं जाते। अगर सोते समय आपके पैर अलग हों तो ये सीधे उनके बीच से हमला कर देता है। मैं मुंह बनाए बिना नहीं रह सकता। बस ये सुनकर मैं अपने आप टेंशन में आ जाता हूँ। तुम्हारी बहन? रुको, तुम्हारा भाई? वह अब ठीक है? हाँ ठीक है। मुझे लगता है कि वो पहले एक्यूरेसी में मुझसे मुकाबला करता था। अब ऐसा नहीं करता। इन चीजों से निपटने के लिए कोई टिप्स? बस याद रखना कि सोते समय अपने पैर एक साथ रखना। स्क्वर्ट और मैं नदी के पास एक ढलान पर एक जगह ढूंढते हैं, पीठ एक बड़े पेड़ की तरफ। हम एक शेल्टर बनाना शुरू करते हैं। साथ मिलकर हम एक बेसिक लकड़ी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये थोड़ा हवादार है, लेकिन एक रात के लिए काफी है। मैं अपने चाकू से सुअर पर काम करता हूँ, उसकी खाल उतारता हूँ और उसे काटता हूँ। मैं बर्तन तैयार करता हूँ, उसे उबालता हूँ और थोड़ा नमक डालता हूँ। थोड़ी देर में मीट, शोरबा और सब कुछ से भरा एक पूरा बर्तन हमारे दोनों के पेट में चला जाता है। गोल्डन रिट्रीवर को भी एक अच्छा टुकड़ा मिलता है। कद्दू कुछ छोटे जानवरों को पकड़ती है जो खेत के चूहों जैसे दिखते हैं और खुद को संभाल लेती है। हम बचे हुए मीट को सूखने के लिए एक पेड़ पर ऊंचे बांध देते हैं। यह मेरे लिए 2 या 3 दिन चलेगा, इसमें कोई शक नहीं। जैसे ही आसमान में अंधेरा होता है, हम आग के पास शेल्टर के एंट्रेंस के पास लेट जाते हैं। हम बारी बारी से कद्दू और गोल्डन रिट्रीवर को पहरा देते हैं। स्क्वर्ट और मैं दोनों जल्द ही सो जाते हैं। आधी रात को मेरे चेहरे में खुजली होने लगती है। मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और पाता हूँ कि कद्दू मेरा चेहरा चाट रहा है। मैं तुरंत समझ जाता हूँ, कोई हमारा मीट चुरा रहा है। गोल्डन रिट्रीवर ने भी देख लिया है और स्क्वर्ट को जगाने के लिए दौड़ता है। मैं चुप रहने का इशारा करता हूँ। मैं चुपचाप स्क्वर्ट को जगाता हूँ और उसे बताता हूँ। हम चारों, 2 बच्चे, एक बिल्ली, एक कुत्ता चुपचाप शेल्टर से बाहर निकलते हैं। हम उस पेड़ की ओर बढ़ते हैं जहाँ मीट लटका हुआ है। मैं बस ये देख सकता हूँ कि मीट के पास ही पेड़ पर कोई चीज चढ़ रही है। स्क्वर्ट एक पत्थर पकड़ता है, फेंकने के लिए तैयार। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं उसे रोकता हूँ। मैं अपनी टॉर्च ऑन करता हूँ और उसे पेड़ की तरफ करता हूँ। एक छोटी लड़की ऊपर है, बिना कोई आवाज किए टहनी से सटी हुई है। टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ती है। वो अकड़ जाती है, फिर धीरे से नीचे देखती है। वो एक ऐसी मुस्कान देती है जो अजीब और तमीजदार दोनों है। तुमने मुझे पकड़ लिया। शेल्टर के एंट्रेंस के बाहर स्क्वर्ट उस लड़की को घूरता है जिसने अभी अभी हमारा मीट चुराने की कोशिश की थी। उसने पहले भागने की कोशिश की थी। स्क्वर्ट उसे पकड़ने की कोशिश में मिट्टी खा गया, लेकिन आखिरकार उसे नीचे गिराने में कामयाब रहा। बात शुरू करो, तुम हमारा मीट क्यों चुरा रहे थे? स्क्वर्ट का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है। लड़की मुस्कुराती रहती है। स्क्वर्ट का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो अपना सिर झुका लेती है, साफ तौर पर शर्मिंदा। उसकी साफ साफ बात सुनकर स्क्वर्ट उसे घूरते रह जाते हैं। आग की रोशनी में मैं उसे साफ देखता हूँ और पहचान जाता हूँ, यह मौत है और वो कोई आसान शिकार नहीं है। उसका डेली एवरेज स्कोर उसे लगातार टॉप 5 में रखता है। तुम्हारी आज रात की छोटी सी शरारत ने हमारे आराम में खलल डाला और हमारी टॉर्च की कुछ बैटरी इस्तेमाल कर ली।
मैं शांति से नुकसान बताता हूँ। मौत सिर हिलाती है और दोनों हाथ हथेलियां ऊपर करके फैलाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। आगे बढ़ो और मुझे मारो। हम तुम्हें क्यों मारेंगे? स्क्वर्ट चिढ़कर कहता है, जब तुम चोरी करते हो और पकड़े जाते हो तो तुम्हें मारा जाता है। क्या ये हर कोई नहीं जानता? हम तुम्हें मारने नहीं जा रहे हैं, लेकिन नुकसान के लिए तुम हमारे ऋणी हो। यदि तुम्हें कोई मूल्यवान संसाधन मिले हैं तो वे काम आएंगे, यदि नहीं तो वे घास की बुनाई जो तुमने पहनी हुई है हमारे पास आ जाएगी। मौत सहज रूप से अपनी घास की बुनाई को थोड़ा और कस लेती है, लेकिन वास्तव में उसके पास कुछ भी मूल्यवान नहीं है। क्या जानकारी को भुगतान के रूप में गिना जा सकता है? मैं सिर हिलाता हूँ। चलिए सुनते हैं। मौत ने अपना दिन याद करना शुरू किया। सभी के अलग होने के बाद वो अकेले घने जंगल में चली गई। आगे बढ़ने के बाद उसे घने जंगल के भीतर एक गुफा मिली, लेकिन जैसे ही वह अंदर घुसी उस पर रेजर क्लॉज के झुंड ने हमला कर दिया। नुकीले नुकीले दांत और भी नुकीले पंजे। उन्होंने जोर से वार किया। उसका पैर छूट गया और वह घाटी से भाग गई। इलाके से अनजान होने के कारण वो लगभग पकड़ी ही गई थी। जरूरी मौके पर लगभग 2 m लंबा एक बहुत बड़ा सा शरीर घाटी की गहराई में कुछ देर के लिए चमका और गायब हो गया। उसके साथ एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज आई। रेजर क्लॉज ने ये सुना और उनका पीछा करना छोड़ दिया। दुम बोलकर भाग गए। घाटी से बाहर निकलने के बाद उसके पास शिकार करने की कोई ताकत नहीं बची थी। तभी उसने पेड़ पर लटका हुआ सुअर का मांस देखा, इसलिए उसने रात होने का इंतजार किया और आगे बढ़ गई। मौत की बात सुनने और उसे स्क्वाड की खतरे की रेटिंग के बारे में बताई गई बातों से मिलाने के बाद मुझे लगा कि 2 m का आंकड़ा शायद कोई आसान बात नहीं है। जैसे ही मैं मौत की कहानी को वेरीफाई करने के बारे में सोच रहा था, स्क्वाड ने बिल्कुल बेबाकी से कहा, मुझे पता है कि वो झूठ बोल रही है या नहीं। वो मौत के पास गया। पूरी कहानी फिर से बताओ, लेकिन उल्टी दिशा में। जब तुमने मीट चुराया था तब से शुरू करो और फिर शुरू में वापस जाओ। मौत हैरान दिखती है, सब कुछ उल्टे क्रम में बताती है। जब वो खत्म करती है तो स्क्वर्ट मुझे एक तरफ खींच लेती है और बुदबुदाती है, वो सच कह रही है। लोग सिर्फ उसी क्रम में झूठ बोल सकते हैं जिस क्रम में चीजें हुई थी। पीछे जाने से हर बार झूठा गिर जाता है। तुमने ये कहाँ से सीखा? मेरे पापा ने मुझे सिखाया। एक बार वो काम से वापस आए और मैंने उन्हें बताया कि मैं पूरे समय पढ़ाई कर रहा था। उन्होंने मुझे वह सब कुछ उल्टा करके बताया जो मैंने किया था। मैं झुक गया और फिर क्या? स्क्वर्ट की मुस्कान गायब हो गई। फिर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। मैं वापस मौत के पास गया। तुम जा सकते हो। वो सिर हिलाती है, लेकिन उसकी नजरें गमले में रखे दर्जनों बेरीज से नहीं हटती। फिर उसका पेट फूल जाता है। एक लंबी धीमी आवाज। आज मौत के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचते हुए मुझे लगता है कि उसकी लड़ने की काबिलियत स्क्वाड से साफ तौर पर ज्यादा है और दोनों तरफ से मिलकर उस गुफा को एक्सप्लोर करने से फायदा हो सकता है। यह सोचकर मैं मुट्ठी भर बेरीज लेता हूँ और उसके हाथ में थमा देता हूँ। तुमने हमें जो जानकारी दी थी वो कीमती थी। ये तुम्हारी है। मौत की आंखें चमक उठती हैं। वे उन्हें कुछ ही सेकंड में खा जाती है। 2 निवाले और वे गायब हो जाते हैं। साफ है कि उसका पेट भरने के लिए काफी नहीं है। हम एक टीम के तौर पर उस गुफा को एक्सप्लोर करते हैं। बची हुई आधी बेरीज तुम्हारी है, साथ में मीट का एक टुकड़ा भी। मेरा ऑफर सुनकर मौत हिचकिचाती है। वो गमले में रखी बेरीज पर एक नजर डालती है, लालच से बचती है और धीरे से कहती है, थैंक यू। फिर वो एक पल में गायब हो जाती है। अगली सुबह स्क्वर्ट और मैं इस बारे में बात करते हैं। और जल्द से जल्द गुफा की ओर जाने पर राजी हो जाते हैं। हम जल्दी से सामान पैक करते हैं और फिर से निकल पड़ते हैं। 2 बच्चे, एक बिल्ली, एक कुत्ता। 3 घंटे की हाइकिंग के बाद हम आखिरकार पहुंचते हैं। इस बुरी जगह पर मौत ने हमारा आधा दिन यहीं बिताया। स्क्वाड ने कांटों से भरे रास्ते पर धीमी सीटी बजाई, फिर सीरियस हो गया। सावधान, अगर सिस्टम ने हमें खतरे में बताया और एकेडमी ने हमें बाहर निकाल लिया तो मिशन खत्म हो जाएगा। ये चेतावनी ध्यान में रखते हुए मैं कद्दू को साथ लेकर पहाड़ की ओर बढ़ा। कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर सामने एक काली आकृति दिखाई दी, बिल्कुल वैसी ही जैसी रेजर क्लॉ मौत ने बताई थी। इस बचे हुए हिस्से का सबसे बड़ा शिकारी होने के नाते रेजर क्लॉ ने मेरी तरफ आंखें गड़ा दी। उसकी नजरें जानलेवा हो गई और उसने एक धीमी गुर्राहट निकाली जो सिर्फ एक जंगली जानवर ही निकाल सकता है। मैंने स्क्वाड को पीछे रहने का इशारा किया और अपने चाकू से हमला कर दिया। रेजर क्लॉ को साफ तौर पर उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी चीज उस पर पहले हमला करेगी। वो दहाड़ता है और अपने नुकीले दांत दिखाकर झपटता है। सच कहूं तो एक जंगली जानवर से लड़ना रिंग में लड़ने से बिल्कुल अलग होता है। साइकोलॉजिकल प्रेशर एक अलग ही लेवल पर होता है। मैं खुद को संभालता हूं और पंपकिन के साथ मिलकर काम करता हूं। रेजर क्लॉ के चारों ओर चक्कर लगाता हूं और उसकी ताकत को मापता हूं। पंपकिन छलांग लगाता है और डार्ट करता है, जिससे रेजर क्लॉ का ध्यान खींचता है। 2 मिनट बाद मुझे आखिरकार अपनी जगह मिल जाती है। मैं बीस्ट मोड एक्टिवेट करता हूं और तुरंत मैं गैप को बंद करता हूं और अपना चाकू रेजर क्लॉ के पेट में जोर से घुसा देता हूं। ब्लेड के उसके डिफेंस को भेदते ही एक तेज फुफकार होती है, जिससे एक्सप्लॉइट स्ट्राइक डैमेज बोनस शुरू हो जाता है। रेजर क्लॉ एक वेल जैसी आवाज निकालता है और धीरे धीरे जमीन पर गिर जाता है। पहला खून। सबका मूड अच्छा है। हम थोड़ी देर आराम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मौत के बताए अनुसार आधे घंटे बाद हमें एक नीची खो के कोने में छिपी हुई गुफा मिलती है, लेकिन नजारा ठंडा लगता है। 30 से ज्यादा रेजर क्लॉ एक साथ जमा है
सभी खो में एक ही जगह की ओर चीख रहे हैं। यह नजारा देखकर स्क्वाड के घुटने कमजोर हो जाते हैं। चलो पीछे हटते हैं, अगर वे हमें देख लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। मैं सिर हिलाता हूँ और धीरे धीरे पीछे हटने लगता हूँ। फिर गुफा के अंदर से नीली रोशनी की एक चमक आती है। इसके बाद एक जोरदार लयबद्ध आवाज आती है, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज चल रही हो। रेजर क्लॉज एक साथ पीछे हट जाते हैं। मैं चुपचाप देखता रहता हूँ। आखिरकार मुझे उस विशाल पतंगे की साफ झलक मिलती है जिसके बारे में बताया गया था। एक जंग लगा लोहे के खोल वाला रोबोट अपने मैकेनिकल हाथों को घुमाता है, रेजर क्लॉज को पीछे धकेलता है, गुफा में धकेलने की कोशिश करता है। साथ ही वो ऐसी आवाजें निकालता है जिन्हें मैं समझ नहीं पाता। हम ट्रांसलेटर को एक्टिवेट करते हैं। वही बात बार बार दोहराई जाती है, सीरी, गार्डियन बॉट आपकी सेवा में। कई बार चार्ज करने में नाकाम रहने के बाद रेजर क्लॉज को एहसास होता है कि वे अंदर नहीं जा सकते और धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। गार्डियन बॉट पीछा नहीं करता। भारी कदमों की आहट फिर से सुनाई देती है और बॉट गुफा की गहराई में वापस गायब हो जाता है। प्लान क्या है? स्क्वाड पूछता है जब हम सुरक्षित वापस आ जाते हैं। हम अंदर जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम इसे स्मार्ट तरीके से करेंगे। हम एक्सप्लोरर है, सुसाइड स्क्वाड नहीं। क्योंकि रेजर क्लॉज का सामना करने के लिए बहुत ज्यादा रेजर क्लॉज थे, इसलिए हमने जाल बिछाने और उन्हें एक एक करके हटाने का फैसला किया। लगता है हमें कुछ और लोगों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए स्क्वाड और मैं घाटी के बाहर काम करते हैं, जाल का सामान इकट्ठा करते हैं और साथ काम करने वालों पर नजर रखते हैं। थोड़ी देर बाद हमें पास में बहस करने की आवाजें सुनाई देती है। मैं मछली और खरगोश पकड़ने के लिए अपने नाक के पानी का इस्तेमाल चारे की तरह कर सकता हूँ। आप असल में क्या कर सकते हैं? मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ और मैं गा सकता हूँ, नाच सकता हूँ और रैप कर सकता हूँ। मैं आवाजों को तुरंत पहचान लेता हूँ और जोर से हंस पड़ता हूँ। मैं आवाजों को तुरंत पहचान लेता हूँ और रैप कर सकता हूँ और रैप कर सकता हूँ। मैं आवाजों को तुरंत पहचान लेता हूँ। लगता है हमारे बैकअप में हमें ढूंढ लिया है। हमने जो प्लान बनाया था उसके हिसाब से सब कुछ आसानी से हो जाता है। हमने घाटी में 40 से ज्यादा रेजर क्लॉज को घिसने में 5 या 6 दिन बिताए। बस कुछ ही अभी भी बचे हैं। उस समय उन्हें आखिरकार खतरा महसूस होता है और वे सब घाटी से तेजी से बाहर निकलते हैं और दरवाजे को रोकने वाले रेजर क्लॉज हटा दिए जाते हैं। हम चारों धीरे धीरे गुफा के पास पहुंचते हैं। फिर भारी कदमों की आहट फिर से सुनाई देती है। जंग लगा हुआ गार्डियन बॉट एक बार फिर उसी गर्मजोशी भरे लहजे में बाहर आता है। सीरी, गार्डियन बॉट आपकी सेवा में है, ऐसी चीज के खिलाफ जो अकेले ही रेजर के पंजों के पूरे झुंड को रोक सकती है। हम जल्दबाजी नहीं करते। मैं बॉट को ध्यान से देखता हूँ और प्रोफेसर जू की कही एक बात मुझे याद आती है, जब आप किसी विदेशी सभ्यता का सामना करते हैं तो दुश्मनी दिखाने में जल्दबाजी न करें। बातचीत पहले आती है। बॉट अभी भी अपनी स्टैंडर्ड लाइन दोहरा रहा है, इसलिए मैं ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करता हूँ। बॉट के बोलने के तरीके की नकल करता हूँ और जवाब देता हूँ, मुझे सेवा चाहिए। बॉट रुक जाता है, उसकी नजर मुझ पर टिक जाती है। बच्चा दिखाई देता है, फिर उसके मैकेनिकल हाथ हिलने लगते हैं। एक पल हाथ ऐसे उठते हैं जैसे हमें भगाने के लिए, अगले ही पल वे आगे बढ़ते हैं जैसे बॉट मुझे उठाने वाला हो। कुछ मिनट इसी तरह आगे पीछे होने के बाद बिजली के डिस्चार्ज की एक छोटी सी भिनभिनाहट होती है और बॉट की आंखों की नीली रोशनी गहरी हो जाती है। यह पूरी तरह से अकड़ा हुआ अपनी जगह पर जमा हुआ खड़ा है। तो यहाँ सबक ये है कि कभी हिचकिचाओ मत, कभी रुको मत, नहीं तो तुम सच में क्रैश हो जाओगे। खैर, मैं सावधानी से आगे बढ़ता हूँ। बॉट बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। स्क्वाड लाइट जलाता है और उसके पास से बगल में खिसक जाता है। हम अपनी टॉर्च जलाते हैं। गुफा सीधी है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक कोई डालियां दिखाई नहीं देती। 2 चौड़े खुले मेटल के दरवाजों के पार एक छोटा सा रहने का बेस है। सबसे दूर 2 शरीर, एक आदमी और एक औरत, एक दूसरे से सटे हुए हैं। मैं हैरान हूँ, वे इंसानों जैसे हैं। मुझे हमेशा लगता था कि एलियन सभ्यताएं अजीब और एलियन लगेंगी, लेकिन एक कैमरे जैसे डिवाइस से हमें पता चलता है कि वे उड़ने की काबिलियत वाले जागे हुए लोगों की एक जोड़ी थी। इस दुनिया की खूबसूरती से खींचकर उन्होंने यहाँ बसने का फैसला किया था। लेकिन एक दिन बिना किसी वार्निंग के आसमान में अनगिनत छोटे काले बादल दिखाई दिए। बादलों ने नुकसान पहुंचाने वाली एनर्जी की किरणें छोड़ी, जिससे पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। आदमी और औरत मदद के लिए दौड़े, लेकिन जागे हुए होने के बाद भी वे काले बादलों के सामने बेबस थे। बुरी तरह घायल होने के कारण उनके पास बेस में वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक करने लायक कोई दवा न होने और होश में न होने के कारण, और सिर्फ एक गार्डियन बॉट बेसिक सिक्योरिटी और देखभाल संभाल रहा था। वे शांति से मारे गए। जब रिकॉर्डिंग खत्म होती है तो हर कोई साफ तौर पर हिल जाता है। फिर अचानक एंट्रेंस पर एक आदमी दिखाई देता है। बधाई हो, सिर्फ 8 दिनों में तुम्हें इस पूरे बचे हुए इलाके में सबसे कीमती सभ्यता की निशानी मिल गई। प्रोफेसर जो धीरे धीरे अंदर आते हैं, वो अपने फोन पर एक डॉक्यूमेंट स्क्रॉल कर रहे हैं और तुमने ऐसा करने का एकेडमी का सबसे तेज रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिर वो मेरी तरफ देखते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है बच्चे, तुमने बॉट के बच्चों के सेफ्टी प्रोटोकॉल को ट्रिगर कर दिया, वरना इससे आगे निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। मैं कैमरा ऊपर उठाता हूँ। प्रोफेसर, वो काले बादल क्या थे? दूसरे बच्चे झुकते हैं। सब जानना चाहते हैं, सबकी नजरें उनकी तरफ जाती हैं। हम उन्हें स्टार हंटर कहते हैं। वे यूनिवर्स में घूमते हुए सिविलाइजेशन के लिए दुआ करते हैं। प्रोफेसर जो का चेहरा गंभीर हो जाता है
जब भी उन्हें कोई डेवलप्ड सिविलाइजेशन मिलता है तो वे हमला करते हैं, उसके रिसोर्स लूटते हैं, फिर प्लैनेट की सतह को बर्बाद कर देते हैं, सिविलाइजेशन को जीरो से फिर से बनाने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे फसल काटना, एक बैच काटना और अगले के उगने का इंतजार करना। जवाब इंतजार जैसा आता है। क्या पृथ्वी को स्टार हंटर्स ने टारगेट किया है? हमें नहीं पता, लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। वो कमरे में सभी को इशारा करते हैं, इसीलिए एकेडमी ने आप सभी को एक साथ लाया है। अगर आप में से कोई एक भी सिविलाइजेशन का गार्डियन बन सकता है तो हमारी सारी मेहनत कामयाब हो जाएगी। 1 महीने बाद सभी बेस कैंप में इकट्ठा होते हैं। इस बचे हुए सर्वाइवल मिशन 5 कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। मेरा स्कोर सबसे ज्यादा है। मेरी रेफरेंस रैंकिंग एकेडमी के टॉप 10 में आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि मेरी घड़ी ने एक्सप्लोरर स्टोर अनलॉक कर दिया है। सभी तरह का सामान खरीदने के लिए उपलब्ध है। जैसे ही मैं अपनी प्रोफाइल रजिस्टर करता हूँ, मेरे पैनल में अपने आप एक नोटिफिकेशन आ जाता है। बिना एक सेकंड भी झिझके मैं उस एक्सप्लोरर क्लास को अनलॉक करने के लिए टैप करता हूँ, जिसका मैं इंतजार कर रहा था। कुछ दिनों बाद एगहेड अलविदा कहने आता है। वो एकेडमी का इतिहास में 8770 रैंक टैलेंट बन जाता है। वो मुझे ढूंढता है और मुझे एक नेम कार्ड देता है। इस बार ये एक नेम कार्ड देता है। इस बार ये एक बिना किसी अवेकनिंग ट्रेड के भी तुम श्रम के काबिल हो। उसकी माफी सच्ची है। जब भी तुम्हें मौका मिले तो मेरी फैमिली की कंपनी में आ सकते हो। मैं कार्ड लेता हूँ और सिर हिलाता हूँ। एगहेड के जाने के बाद मेरी रैंकिंग अपने आप 9वीं हो जाती है। कुछ दिनों बाद मौत अलविदा कहने आती है। वो मुझे थैंक यू बोलती है। उसकी बची हुई खोज की शुरुआत थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन आखिर में उसे अच्छे नंबर मिले और इसका कुछ क्रेडिट मुझे भी जाता है। आखिर में उसे ए रैंक मिली। मौत के जाने के बाद मेरी रैंकिंग 6ठी हो गई। अब तक 1 साल के होनहार की कहानी पूरी एकेडमी में फैल चुकी थी। खास कॉन्फिडेंशियलिटी के तरीके अपनाए गए हैं। तब से मैं लगभग पूरी तरह से खुद ही पढ़ाई और ट्रेनिंग करता हूँ। प्रोफेसर जो को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें हमेशा सब कुछ पता होता है। एक दिन मैं अंदाजा लगाता हूँ और पूछता हूँ, क्या आप एक जागे हुए प्रोफेसर हैं? वो अपने वुल्फबेरी ड्रिंक का एक घूंट लेते हैं और मुस्कुराते हैं। आपको क्या लगता है? और मैं सोचता हूँ कि क्या मैं अंदाजा लगाऊंगा। मैं मुड़ता हूँ और चला जाता हूँ। चेकमेट। वह बस मुझे घूर सकता है। आधे महीने बाद डुनो की एकेडमी छोड़ने की बारी है। वो साफ तौर पर निराश है। उसे सिर्फ C+ रेटिंग मिली है, लेकिन डुनो टूटा हुआ नहीं है। अगर कुछ है तो वह एक्साइटमेंट के साथ आगे देख रहा है। मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं गा सकता हूँ और नाच सकता हूँ, और मैं बॉल खेल सकता हूँ। मैं एक ट्रेनी के रूप में डेब्यू कर सकता हूँ। कौन जानता है, शायद मैं कुछ बड़ा करूं। 1 हफ्ते बाद स्क्वर्ट और बूगर को उनकी रेटिंग मिलती है। स्क्वर्ट को B+ स्कोर मिलता है, बूगर को B मिलता है। दोनों जीनियस स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं और लाभों के पूरे पैकेज के लिए योग्य होते हैं। वे तुरंत अपने परिवारों के साथ जश्न मनाने जाने के लिए जल्दी प्रस्थान के लिए आवेदन करते हैं। जाने से पहले हम तीनों ने अकादमी कैफेटेरिया में एक साथ भोजन किया। दोनों के लिए स्क्वर्ट और बूगर ने गंभीर चेहरों के साथ अपने सोडा कैन उठाए, उनके बगल वाली खाली सीट को घूरते हुए, जैसे कि दोनों पहले ही हीरो की मौत मर चुका हो। फिर बूगर मेरी ओर मुड़ता है। आप बोर्ड में नंबर 1 है। ये या तो श्रैंक है या A+ होना ही चाहिए। हाँ, यदि आपको सेस रैंक नहीं मिलता है तो कुछ साल और मैं शायद तुम्हारी कहानियां लिखूंगा। वे मुझे अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स और घर का पता देते हैं और कहते हैं कि जब चाहूं आ जाऊं। इस बीच एकेडमी कॉन्फ्रेंस रूम में इवैल्यूएटर्स का एक ग्रुप गर्मागर्म बहस कर रहा है। एक कंजर्वेटिव इवैल्यूएटर कहता है, 15 सालों में एक भी S रैंक कैंडिडेट बिना किसी अवेयरनेस ट्रेट के नहीं रहा है। मैं मानता हूं कि काई का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, लेकिन अवेयरनेस ट्रेट के बिना उसके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बहुत ज्यादा है। हाँ, वह कुछ सालों में एलीट लेवल तक पहुंच सकता है, लेकिन वो जिंदगी भर वहीं फंसा भी रह सकता है। कई दूसरे कंजर्वेटिव इवैल्यूएटर सहमति में सिर हिलाते हैं। तभी दरवाजे से एक आवाज आती है, तुम में से कोई क्या जानेगा। इवैल्यूएटर घूम जाते हैं। एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग हाथ में वुल्फबेरी टी का गिलास लिए अंदर आता है। कमरे में सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। डायरेक्टर, बुजुर्ग हेड सीट पर बैठते हैं और अपनी नजरों से कमरे को देखते हैं। मुझे ठीक ठीक पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। शुरुआती सालों में जब हमने S रैंक टैलेंट को रेट किया तो हमें बहुत उम्मीद थी। उनमें से ज्यादातर ने हमें निराश किया, तो आप सब सावधान हो गए, जिम्मेदार ठहराए जाने से डर गए। मैं समझता हूँ, लेकिन बड़ों का लहजा तीखा हो गया। क्या यहाँ किसी को ये ख्याल आया कि आप में से कुछ लोग उन S रैंक स्लॉट को जागरूक परिवारों के लिए बचाकर रख रहे हैं और आम बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स पर जानबूझकर सख्त हो रहे हैं? कंजर्वेटिव इवैल्यूएटर्स का चेहरा पीला पड़ गया। हर कोई जोर देकर कहता है कि वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। बड़े ने सिर हिलाया। अच्छा, फिर रेटिंग पर वापस आते हैं। श्रम का स्टैंडर्ड सिर्फ आम जागरूक लोगों को पैदा करना नहीं है। हमें सबसे अच्छे वेल एक्सप्लोरर चाहिए, सभ्यता के असली रखवाले। वो पोटेंशियल मैंने 1 साल के बच्चे में देखा है। आपको लगता है कि उसमें नामंजूर रिस्क है? मैं ये एक मौका छोड़ने के बजाय 10 गुना रिस्क लेना पसंद करूंगा। एक स्टाफ मेंबर वोट शुरू करने का इशारा करता है। प्रोजेक्ट एपेक्स क्राइटेरिया के तहत असेस किए गए कैंडिडेट काई ने रेटिंग श्रृंखला का प्रस्ताव रखा। सभी इसके पक्ष में थे। एलर्स का हाथ पहले ऊपर जाता है। टेबल के सबसे दूर वाले कोने में बैठी डॉक्टर वेंडी भी अपना हाथ उठाती है
और सीनियर लीडर रिस्क लेने को तैयार होता है। ज्यादातर इवैल्यूएटर भी उनके पीछे पीछे हाथ उठाते हैं। उसी समय लेटेस्ट रेटिंग रिजल्ट कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला जाता है। एक माइलस्टोन, जुंगा के प्रोजेक्ट एपेक्स के इतिहास में 28वां रैंक ऑफिशियली रिकॉर्ड पर है। जब डॉक्टर आफ्टर वेंडी मुझसे कहती है मुझे एस रैंक रेटिंग मिली है, तो मुझे हैरानी नहीं होती, लेकिन मिया बहुत खुश है। पिछले कुछ हफ्तों में वो दूसरे पेरेंट्स से बात कर रही थी और उसे पता चला कि रैंक वाले टीयर्स के बीच कितना बड़ा गैप है। अब उसके बेटे को सबसे ज्यादा एस रैंक मिली है। उसे नेशनल ट्रेजर कहना कोई बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं होगा। अब जब मैंने इस रैंक हासिल कर लिया है और अपने तय किए गए गोल पूरे कर लिए हैं, तो घर जाने का समय हो गया है। डॉक्टर वेंडी मेरी घड़ी पर कुछ अक्षर भेजती है। जीनो प्रोडेजी प्रोटेक्शन एक्ट अब आपके लिए लागू हो गया है। मैंने अभी आपकी घड़ी पर जो भेजा है वो आपकी सेफ्टी आईडी है। अगर आप किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो वह आईडी लोकल अधिकारियों को दे दे और आपको सबसे तेज जवाब मिलेगा, और अवेक को भी 24 घंटे आप पर कड़ी नजर रखने के लिए रखा जाएगा। मैं बार बार सिर हिलाता हूँ। यह बहुत बढ़िया है, बहुत तसल्ली देने वाला है। डॉक्टर वेंडी, 10 मिलियन का डेवलपमेंट ग्रांट कब आएगा? चिंता मत करो, आपका क्या है कोई नहीं ले सकता। वह मिया को एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट देती है। डेवलपमेंट ग्रांट ज्यादातर रिएम्बर्समेंट पर आधारित है। ये आपके स्टोर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बस ये पक्का कर लें कि जब आप इसे खर्च करें तो सही रसीदें लें। ग्रांट कंफर्म हो गया है। प्रोडेजी प्रोटेक्शन एक्ट एक्टिव है। और अब बस एक ही चीज बाकी है। डॉक्टर वेंडी, क्या अवेक को मेरा मेंटर बनाया जाएगा? क्या ये तय हो गया है? मैं अपनी खुशी को मुश्किल से रोकते हुए पूछता हूँ। इस पर डॉक्टर वेंडी के भाव बदलने के बाद वो एक वरिष्ठ नेता के बारे में सोच रही है, जिसने पहले संरक्षक स्थान का दावा करने के लिए उचित प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया। वो एक प्यारी सी मुस्कान देती है। जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिए। आपको सूचित किया जाएगा। प्रोजेक्ट एपेक्स प्रतिबद्धता समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद हम सीधे ल्यूटन के उत्तरी जिला हवाई अड्डे के लिए एक निजी जेट में सवार होते हैं। फिर एक निजी कार हमें सुचारू रूप से पूरे रास्ते घर ले जाती है। जब मार्क्स अंदर आता है तो हम मुश्किल से घर पहुंचे होते हैं। उसने विशेष रूप से इसके लिए समय निकाला था। मुझे हमेशा पता था कि मेरा बेटा इसे करेगा। उसका चेहरा खुशी से लाल है। वह उत्सव के लिए स्पार्कलिंग ड्रिंक्स का एक पूरा केस ऑर्डर करता है। लगभग 5 o'clock बजे वो कोको को स्कूल से लेने जाता है। लंबे समय से पहले सामने का दरवाजा खुलता है। कोको गंदगी से सनी स्कूल यूनिफॉर्म में उछल रही है। छोटे भाई, क्या तुम्हें प्यास लगी है? ट्रेनिंग के बाद कोको मेरे लिए एक तौलिया और एक ड्रिंक लाती है। वो मेरे कंधों को भी थोड़ा दबाती है। मैं अपनी आंखें आधी बंद कर लेता हूँ और हर सेकंड का मजा लेता हूँ। इस घर में मेरा रुतबा अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है। अरे, मेरी घड़ी कहाँ है? 1-2 मिनट मसाज करने के बाद कोको का सब्र जवाब दे जाता है। उसका असली मकसद आखिरकार सामने आ जाता है, इससे पहले कि वह अपने डरावने रूप में बदल जाए। मैं एक्सप्लोरर स्टोर ऐप खोलता हूँ और उसे शिपिंग स्टेटस दिखाता हूँ। कोको स्क्रीन को घूरती रहती है। उसकी आंखें एक्सप्लोरर सीरीज पर टिकी रहती है। ये लिटिल प्रोडिजी का सबसे महंगा मॉडल है और ये एक लिमिटेड एडिशन है। पैकेज आने से 2 दिन पहले तक कोको का मेरे प्रति प्यार बहुत ज्यादा था। मिया भी मुश्किल से अपनी मुस्कान रोक पाती है। लड़की ने कभी अपने माता पिता के प्रति इतनी इज्जत नहीं दिखाई। जैसे ही घड़ी आती है, सिबलिंग लॉयल्टी कार्ड खत्म हो जाता है। लेकिन जब मैंने बताया कि घर के लिए भविष्य में मीट की सभी खरीदारी का पेमेंट मेरे अकाउंट से किया जाएगा, तो कोको फिर से मेरी मुट्ठी में आ गई। मेरी एस रैंक रेटिंग की खबर सिर्फ ऊपर एक छोटे से ग्रुप में ही फैली थी। ल्यूटन सिटी सरकार के हेड ऑफिशियल चुपचाप हमारे घर आए। जब ऑफिशियल ने पूछा कि हमें क्या चाहिए, तो मैंने सीधे बोल दिया, मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे। ऑफिशियल बिना किसी हिचकिचाहट के मान गए। मार्क्स, मिया और कोको को हर दिन स्कूल लाने ले जाने के लिए एक प्राइवेट कार और सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया। सरकारी रेजिडेंशियल कंपाउंड में एक बड़ा अपार्टमेंट भी दिया गया। 20 साल रहने के बाद किराए पर और पूरा मालिकाना हक। मार्क्स और मिया कुछ ही दिनों में वहीं खड़े हो गए और आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि अब चीजें कितनी अलग हैं। इस मूव के दौरान मैं अपने मेंटर असाइनमेंट के फाइनल होने का इंतजार करते हुए हर दिन बिना ब्रेक के ट्रेनिंग करता हूँ। ईमेल आने में पूरा 1 महीना बीत जाता है। नाम में लिखा है सीनियर प्रोफेसर झाओ। यह एकेडमी का पुराना प्रोफेसर है, इसलिए मेरी घड़ी बजने के बाद भी वह नहीं उठता। छोटे बच्चे, अब मैं तुम्हारा मेंटर हूँ। हैरान हो गए। यह नहीं सोचा था। तुम्हारे लिए एक छोटा सा गोल है। 4 साल के अंदर एलीट लेवल तक पहुंचो। ऐसा करो और एक बड़ा इनाम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हें पीटने के लिए खुद ल्यूटन आऊंगा। मैं किसी तरह समझ गया। मुझे कोई शक नहीं कि वो सच में ऐसा करेगा। खुशकिस्मती से ये गोल मेरे लिए बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है। स्कूल तब तक इंतजार कर सकता है जब तक तुम एलीट लेवल पर नहीं पहुंच जाते। जहां तक ट्रेनिंग की बात है, बस मेरे इंतजामों को मानो। मेंटर होने से सच में बोझ हल्का हो जाता है। मेंटर का इंतजार करते हुए मैं अच्छे मूड में फोन काट देता हूँ। न्यूज, कोको मेरी स्पेयरिंग पार्टनर रही है। हर शाम हम साथ में कॉम्बैट की प्रैक्टिस करते हैं। एकेडमी जाने से पहले कोको को हराने के लिए अभी भी पूरी मेहनत और कुछ क्रिएटिविटी की जरूरत थी। मुझे साइज के गैप को कम करने के लिए हर जगह जगह ढूंढनी पड़ी। वापस आने के बाद से हम 50/50 के बराबर है। कोको हिल गई है और फिर से मुझे एलियन फ्रीक कहने लगी है। कुछ दिनों बाद प्रोफेसर जो का फोन आता है। ट्रेनिंग की जगह और आपके कोच सब तैयार है। पूरी जगह सिर्फ मेरी है। सामान के लिए कोई इंतजार नहीं। मैं जब चाहूं
जो चाहूं ट्रेनिंग कर सकती हूँ। घर से आधा घंटा, यही जिंदगी है। इसके तुरंत बाद प्रोफेसर जो का अरेंज किया हुआ कोच आता है। ऊंची पॉनीटेल वाली एक जवान औरत, हेलो, मैं आपकी पर्सनल कोच टीना हूँ। हाय कोच टीना, मैं बारबेल उठाती हूँ और जॉगिंग करती हूँ मेंटली तैयार होने के बावजूद। कोच टीना 100 किलो का बारबेल देखकर अपनी आंखें झपकने से नहीं रोक पाती। इंट्रोडक्शन के बाद मैं उनके क्रेडेंशियल्स देखती हूँ। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम आगे का ट्रेनिंग प्लान पक्का करते हैं। मैं उनकी हर बात से खुश हूँ। फिर मैं सवाल पूछती हूँ, कोच टीना, आपकी 1 साल की फीस क्या है? वो मुस्कुराती है, यह ज्यादा नहीं है, इसे एक एहसान समझो। मैंने तुम्हें फ्रेंड्स और फैमिली रेट दिया 2 मिलियन हर साल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बार बार सिर हिलाता हूँ। पहली बार मैंने सच में दोस्ती की वैल्यू को समझा है। जब मैंने सब कुछ जोड़ा, ट्रेनिंग फैसिलिटी, पर्सनल कोच, तो मुझ पर पहले से ही 8 मिलियन का कर्ज है। अच्छी बात यह है कि ये कम इंटरेस्ट वाला है और 18 साल का होने तक नहीं देना है। कम से कम ये कंट्रोल से बाहर तो नहीं होगा। मेरे नाम पर इतना कर्ज होने के कारण मैं खुद को पूरी तरह से लगातार ट्रेनिंग रूटीन में झोंक देता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि मैं हर पैसा वापस कमाऊंगा। कोच टीना पूरी तरह से बिजनेस है। मैं जिस भी चीज पर काम करना चाहता हूँ वो सिखाती है। उस पॉइंट से मेरी सभी स्किल्स में एक्सपीरियंस पॉइंट्स तेजी से बढ़ने लगते हैं। मिरर मोड और ओवरड्राइव दोनों एक्टिव होने से समय तेजी से बीतता है, जिससे डबल बूस्ट मिलता है। मैं हर दिन तेजी से फायदा कमाता हूँ। जब बसंत आता है, वह मौसम जब हर साल इन्फेक्शियस डिजीज फैलती है। मुझे याद है पिछली बसंत में एक गंभीर बीमारी फैली थी। मियाँ घर पर अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लास चला रही थी, लेकिन मुझे हमेशा से लगता था कि ये अवेकन से जुड़ा हो सकता है। इसलिए मैंने प्रोफेसर जो को एक मोटा मोटा ब्यौरा दिया और पूछा कि क्या अवेकन से जुड़ी घटनाओं की जानकारी पाने का कोई तरीका है। प्रोफेसर जो ने मुझे एक रेफरल कोड भेजा, लेकिन उन्होंने एक बात साफ कर दी, मुझे पर्सनली जांच नहीं करनी है। मैं सिर्फ डेटाबेस आर्काइव्स ब्राउज कर सकता हूँ। मैंने ऐप इंस्टॉल किया और उसे खोला। मैंने कीवर्ड्स ग्रीन फ्लाई टाइप किए। डेटाबेस ने लगभग तुरंत कई केस ढूंढ लिए। वे सच में अवेकन लेवल की ताकतों से जुड़े थे। जैसे जैसे मैंने ध्यान से पढ़ा, मेरे चेहरे पर भारीपन आ गया। हर एक केस में बड़े पैमाने पर मौत का आउटब्रेक शामिल था। मिडिल एज के यूरोप में ब्लैक डेथ से लेकर 1918 के स्पेनिश फ्लू तक, इन सभी बदनाम प्लेग आपदाओं में ग्रीन फ्लाई के निशान थे। विदेशों में अवेकन के ऑपरेटिव्स द्वारा पूरी जांच के बाद निशान एक पौराणिक मूल के जीव तक ले जाता है।